नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हम दोस्तों एडवांस सीरीज के अंदर एनक्लेक्स के कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दोस्तों न्यूरोमस्कुलर स्केलेटन सिस्टम। अगर आप पूरे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर देखोगे ना दोस्तों, कि सबसे बड़ा सिस्टम एनक्लेक्स के अंदर कौन सा दे रखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है ही, इंपॉर्टेंट तो चलो आप और भी कह सकते हो, और इंपॉर्टेंट वो होता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो इंपॉर्टेंट कहलाता है। तो सबसे बड़ा सिस्टम अगर आप मानोगे ना तो यही मिलेगा आपको। क्यों? हर चीज दे रखी है इसमें। इन्होंने नर्वस सिस्टम दे दिया, चलो जी नर्वस सिस्टम ले लो। फिर कह रहे हो स्केलेटन सिस्टम, चलो भाई स्केलेटन सिस्टम ले लो। मस्कुलर सिस्टम ले लो। फिर बाकी जो भी कसर बची तो इन्होंने पूरा कर दिया कि आप आई भी ले लो, ईयर भी ले लो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इस सिस्टम के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। हम आईज भी पढ़ेंगे, ईयर पढ़ेंगे, इसके अलावा जो पूरा नर्वस सिस्टम है और जो पूरा स्केलेटन जो सिस्टम है दोस्तों, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मैंने आपको अभी तक लगभग 10 जो क्वेश्चन हैं वो करवाए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने अच्छी तरह से देखा कि कौन कौन से लोब होते हैं, एनाटॉमी के बारे में देखा, क्रेनियल जो नर्व्स हैं उनके बारे में देखा। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने आपको जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था, जिससे हमारा पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट होता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको आना चाहिए। आना चाहिए का मीनिंग क्या हुआ? आना चाहिए का मीनिंग दोस्तों ये हुआ कि हमारे एग्जाम में ना कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें आते नहीं है, लेकिन हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। हम आंसर जिस मेथड से निकालते हैं उस मेथड को मैं बोलूंगा, जो कि इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, उसे हम एलिमिनेशन मेथड के नाम से जानेंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है दोस्तों? कि आपको आंसर का नहीं पता कि क्या आएगा, लेकिन आप 3 ऑप्शन हटा दोगे और 3 ऑप्शन हटाने के बाद जो बचेगा ना वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन तो एक ही आएगा आंसर में। तो ये वाला जो मेथड है ना, यही है आपका एलिमिनेशन मेथड। और ये मेथड अगर किसी बच्चे को अच्छे से आता है ना तरीके से, तो वो आंसर निकाल लेता है। कई बार आंसर नहीं निकलेगा तो आपके पास 2 ऑप्शन तो आ जाएंगे, और अगर 2 भी ऑप्शन आ गए ना तो दोस्तों आपकी 50% पॉसिबिलिटी क्या आंसर की सही होने की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलो इस क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन एनेक्सियस फियरफुल क्लाइंट। एक क्लाइंट है दोस्तों, वो चिंतित है, एनेक्सियस है, डरा हुआ है, ठीक है, फियरफुल है। इसके अलावा विच क्लाइंट रेस्पॉन्स इंडिकेट्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल। कि इन 4 सिम्टम में से एक सिम्टम दोस्तों ऐसा दे रखा है जो कि हमें सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ना उसके बारे में बताता है कि भाई ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कोई सिम्टम है, ठीक है। आपको बस उसका जो सिम्टम है वो देखना है। अब मैंने आपको ना पढ़ा दिया, लेकिन जो आंसर है ना वो नहीं बताया मैंने अभी तक आपको। लेकिन आपको एक एक करके जो ऑप्शन है ना उनको एलिमिनेट करना है। आपको देखना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है क्या नहीं होता। पहला ऑप्शन है दोस्तों ड्राई स्किन, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? भाई ड्राई स्किन है, वो होती है इसके कारण, किसके कारण? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण, जो कि गलत है। मैंने आपको वहां पे बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है दोस्तों, कि जो स्वेटिंग है, स्वेटिंग उसको क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। इसके कारण जो स्किन है वो ड्राई नहीं रहती है। स्किन क्या नहीं रहती है? ड्राई रहती है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्किन है वो आपको क्या मिल सकती है दोस्तों? ड्राई मिल सकती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्किन आपको ड्राई मिल सकती है, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वहां पे आपको स्किन ड्राई नहीं मिलेगी, ठीक है। ये मैंने आपको मैंने इसके बारे में बताया था। एक्चुअली मैं आपको लिखवा रहा था वहां पे, तो मतलब मैंने बताया सही था, लेकिन लिखवाते टाइम मैंने आपको ऐसे करवा दिया था कि जैसे यहाँ पर मैंने स्वेट ग्लैंड लिखवाया कि भाई ये स्वेट ग्लैंड की सिंपैथेटिक बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है दोस्तों, इसको कम करता है। फिर उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे लिखा था लैक्रिमल ग्लैंड, और लैक्रिमल ग्लैंड के बाद मैंने लिखा था सैलिवरी ग्लैंड। तो मैंने बताया था कि इसमें लैक्रिमल ग्लैंड और सैलिवरी जो ग्लैंड है दोस्तों, इसकी सीक्रेशन क्या होते हैं? कम होते हैं। मैं ये बताना चाहता था कि यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। मैंने बोल में मैं यही रहा था कि भाई और बाकी सब चीजें क्या होती है इसके अंदर, डिक्रीज होती है, ये इंक्रीज होता है, लेकिन मैंने गलती से लिख दिया शायद वहाँ पे डिक्रीज है। तो बच्चे आप ध्यान रखना इसका। मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको समरी बनवाई थी उसमें मैंने आपको अच्छे से लिखवाया था कि भाई लैक्रिमल के अंदर और क्या करते हैं हम, इंक्रीज होता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? इंक्रीज होता है। और सैलिवरी के अंदर तो होगा ही, क्योंकि सैलिवरी तो मैंने आपको बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो किस चीज का हार्मोन है? वो आपका एक रेस्ट का और जो जीआई ट्रैक्ट का हार्मोन है, एक तरह से, सॉरी हार्मोन कह रहा हूँ, सिस्टम है। किस चीज का सिस्टम है ये? रेस्ट का, और जो जीआई ट्रैक्ट है उसका सिस्टम है। अब उसका सिस्टम है तो जीआई ट्रैक्ट के अंदर ही आएगी सैलिवरी ग्लैंड भी। तो सैलिवरी ग्लैंड भी क्या होगी दोस्तों? इंक्रीज होगी, और लैक्रिमल ग्लैंड भी इंक्रीज होगी। मैंने गलती से लिखने में डिक्रीज लिख दिया था, तो उसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पढ़ने के कारण कोई चीज गलत करो। अगर कोई गलत होता है तो मैं उसको कर देता हूँ, ठीक है, सही कर देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट, तो पहली चीज हो गई कंफर्म कि भाई ये नहीं आएगा, तो हमारा एक ऑप्शन हमारा हो गया। अब स्किन पेलर, तो आप कहोगे सर स्किन पेलर के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, तो अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, वेट में ले लेते हैं कि अभी हमें नहीं पता है इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई कंसेप्ट काम नहीं कर रहा। और मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया उसमें कहीं भी स्किन पेलर का मैंने आपको कोई भी हमारा डिस्कशन इस बारे में नहीं हुआ, तो इसको भी छोड़ दो, बाकी देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल नहीं करवाता है, ये क्या करवाता है दोस्तों, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल करवाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है, प्यूपिल का डायलेशन करवाता है, ठीक है। और जो पल्स रेट है वो 60 बीट्स पर मिनट है, मतलब कि दोस्तों पेशेंट किसके अंदर है, ब्रेडी में है, ब्रेडिकार्डिया में है। मैंने आपको बताया था कि पल्स रेट को डिक्रीज करने का काम, डिक्रीज करने का जो काम है दोस्तों वो कौन करता है आपका, ठीक है। अब लगभग मतलब डिक्रीज ही मान सकते हो, वैसे 60 से कम पढ़ते हैं ब्रेडिकार्डिया और 100 से ऊपर हम टैकीकार्डिया पढ़ते हैं, लेकिन 60 तक आगे मतलब कम हुई है ना पल्स रेट, पल्स रेट है तो कम ही, तो 60 है तो 60 मतलब कम है, और कम है तो अगर पल्स रेट दोस्तों ये किस चीज को शो करेगा, ये भी किस चीज को शो करेगा दोस्तों, पैरासिम्पैथेटिक को शो करेगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक में जो पल्स रेट है वो भी कम होती है, तो ये भी पैरासिम्पैथेटिक का मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब एक ही बचा, वो क्या है, स्किन पैलर। तो इसका आंसर हमारा सामने निकल के आ जाएगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर स्किन पैलर मिल सकता है। अब ये तो हमने आंसर निकाला, अब हमें समझना भी जरूरी है कि भाई स्किन पैलर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो देखो स्किन पैलर की अगर हम बात करें तो स्किन पैलर मतलब ये होता है दोस्तों कि जो स्किन के पास जो ब्लड वेसल्स जाती हैं, ठीक है, स्किन में जो ब्लड वेसल्स जाती है, स्किन को जो ब्लड सप्लाई हो रही है, वहां की जो ब्लड वेसल्स जो होती है दोस्तों, उन ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स होती हैं, उनका एक कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने के कारण जो है ना दोस्तों, जो कलर जो आता है स्किन का वो क्या आ जाता है, आपका पेलर आ जाता है, ठीक है। उसके कारण क्या आ जाता है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो उसके कारण, जैसे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वैसे ही ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, तो उसके कारण जो स्किन का जो कलर है दोस्तों वो कैसा दिखाई देने लग जाता है, वहां पे पेलर दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड सप्लाई एकदम से रुक जाती है ना, कम हो जाती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो, और वैसो ब्लड सप्लाई कम रुकेगी, जैसे एनीमिक पेशेंट है उसमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, एनीमिक पेशेंट के अंदर पेलरनेस देखने को मिलती है, तो वहां पर ब्लड सप्लाई जब रुकेगी तो उसके कारण स्किन पेलरनेस देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है दोस्तों, उसके अंदर जो स्किन पेलरनेस है वो देखने को मिल सकती है, तो ये भी ध्यान रख लेना आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों, दैट विल बी स्किन पेलर। चलो लिख लो, शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही है हमें, है ना, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकता। जो बच्चे सोच रहे हों, थोड़े से बच्चे, कुछ बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है, ठीक है, कुछ की मेरी तरह कमजोर होती है, तो वो कुछ बेचारे जो कमजोर होते हैं वो चाहते हैं कि सर लिख दोगे तो थोड़ा सा रिवाइज जल्दी हो जाएगा, और कुछ जिनकी अच्छी होती है वो सोचते हैं कि यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, ठीक है। तो लेकिन मैं सबको साथ लेके चलूंगा। स्किन लिखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण, सिंपैथेटिक, ठीक है, नर्वस सिस्टम के कारण, नर्वस सिस्टम के कारण, के कारण स्किन पेलरनेस देखने को मिल सकती है, स्किन पेलर देखने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। बस इसको याद रख लो आप भी, है ना। कारण जो है मैंने आपको समझा दिया है, जिस बच्चे को कारण लिखना है तो वो सिंपल सा उसमें लिख सकता है कि जो ब्लड वेसल्स सप्लाई करती है स्किन को, उनकी स्मूथ मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण देखने को मिल सकती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, कितनी जल्दी समाप्त हो गया इसकी आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली ज्यादा टाइम लेते हैं, तो इसमें थोड़ा हमें टाइम कम लगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि व्हेन ट्रांसपोर्टिंग ए क्लाइंट ऑन ए स्ट्रेचर, ठीक है, जब हम एक क्लाइंट को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है कि व्हेन ट्रांसपोर्टिंग ए क्लाइंट ऑन स्ट्रेचर द नर्स मेक्स सर्टेन दैट द क्लाइंट्स आर्म डू नॉट हैंग डाउन ओवर द एज, ठीक है। भाई एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, स्ट्रेचर के ऊपर। ये कह रहे हैं कि ये क्लाइंट है और इसको हम स्ट्रेचर के ऊपर क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये स्ट्रेचर है, ये आपका क्लाइंट है, और ये क्लाइंट का ये क्या कह रहा है कि जब इस क्लाइंट को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं स्ट्रेचर के ऊपर, तो नर्स है ये पता करती है, ये सर्टेन करती है, ये निश्चित करती है कि जो क्लाइंट है आर्म्स डू नॉट हैंग डाउन ओवर द एज। ऐसे नहीं कि उसकी जो आर्म्स है दोस्तों वो क्या होती रहे, नीचे की साइड हैंग होती रहे, ठीक है, मतलब कि जो स्ट्रेचर में लेट रहा है वो, तो लेटते टाइम ऐसे नहीं है कि भाई स्ट्रेचर से नीचे ही हैंग हो रही है, नीचे लटक रही है स्ट्रेचर से नीचे, ठीक है, वहां पे उसमें लग सकती है, उसको चोट होने के चांसेस हो सकते हैं, उसके कारण क्या होगा वो बात करेंगे। आर्म्स डू नॉट हैंग डाउन द एज, टू विच नर्व प्लेक्सस डज द नर्स अवॉइड एनी इंजरी बाय टेकिंग दिस प्रिकॉशन, ठीक है।
तो इससे क्या फायदा होगा कि भाई नर्स ये कह रही है कि भाई इसको आप ऐसे मत करो, ठीक है, आप इसको हैंग मत करो, आप स्ट्रेचर पे आपको पक्का ये होना चाहिए कि भाई क्लाइंट की जो आर्म है ना वो स्ट्रेचर पर ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वो आपकी जो आर्म है वो नीचे लटक रही है। तो ये कह रहे हैं कि किस चीज की इंजरी को अवॉइड करना चाह रही है, क्यों नर्स ऐसे कह रही है कि भाई आर्म को हैंग मत करो, लटकाओ मत, उसको आप स्ट्रेचर के ऊपर ही सपोर्ट के साथ रखो। तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन क्या है दोस्तों? उसका रीजन ये होता है कि हमारा जो आर्म है वहां से लेकर और हमारे नेक रीजन तक, या फिर हम कहें हमारे शोल्डर रीजन तक, जो नर्व की जो सप्लाई होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्रैकियल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। ये ऐसे करें कि कौन सा ऐसा प्लेक्सस है दोस्तों, कौन सा ऐसा नर्व प्लेक्सस है जिसकी इंजरी को अवॉइड कर रही है नर्स, कौन सी ब्रैकियल प्लेक्सस की इंजरी को नर्व क्या कर रही है? अवॉइड कर रही है, उस आर्म को वहां पर नहीं लटकाकर, ठीक है, नहीं तो अगर लटकाएगा तो क्या हो जाएगी? इंजरी हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ब्रैकियल प्लेक्सस। अभी मैं समझाता हूं आपको। सिंपल सी बात ये समझ लो कि ब्रैकियल जो प्लेक्सस है, प्लेक्सस का मतलब यहां पर होगा ग्रुप, ठीक है, नर्व का क्या होगा दोस्तों? ग्रुप हो गया, जो कि कई सारी नर्व क्या होती है? ओरिजिनेट होती है, तो वो प्लेक्सस कहलाएगा। वेनस प्लेक्सस मतलब कई सारी वेन मिल रही है वहां पे, ठीक है। तो ब्रैकियल प्लेक्सस क्या होगा? जब क्लाइंट का जो आर्म है दोस्तों वो ऐसे लटकेगा ना, तो इस आर्म के अंदर क्या हो सकती है? यहां से इंजरी हो सकती है, और यहां से जो नर्व का जो रूट जा रहा है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ब्रैकियल प्लेक्सस जानते हैं, उसे हम ब्रैकियल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर कई सारी नर्व आती हैं। जैसे जो स्पाइनल जो नर्व होती है, मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल नर्व कितनी होती है दोस्तों? जो क्रेनियल जो होती है वो कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। 12 क्या होती है? थोरेसिक होती है। 5 क्या होती है? लंबर होती है। 5 क्या होती है? सैक्रम होती है। और 1 क्या होती है दोस्तों? कोकिक्स होती है। ये मैंने आपको बताया था। तो 12, 8, 20 और 25, 30 और 1 31, टोटल कितनी होगी दोस्तों? 31 हो गए। तो 31 पेयर क्या होती है? स्पाइनल नर्व। अब इन 31 पेयर में से C5, C6, C7, देखो मैं ऊपर की नहीं ले रहा हूं अभी, है ना, C7, C8 और T1, ये 5 का जो ग्रुप है, इन नर्व रूट का जो ग्रुप है, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ब्रैकियल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? ब्रैकियल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। C5 और जो C6 है दोस्तों वो अपर है, अपर रूट है, ठीक है। और C8 और T1, T11 नहीं है, T1 है, इसको हम लोअर रूट के नाम से जानते हैं, लोअर रूट के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा भाई? इनके अंदर ही तो इंजरी होगी ना, ये नर्व जब जा रही है दोस्तों, तीन ही नर्व के अंदर इंजरी होगी। तो जब क्लाइंट अपने आर्म्स को अगर ऐसे लटका देगा तो इनके अंदर क्या होने के चांसेस होते हैं दोस्तों? इंजरी होने के चांस होते हैं। तो अगर C5 और C6 के अंदर, देखो आपने बहुत बार पढ़ा है दोस्तों, मुझे भी पता है, लेकिन याद करने का तरीका ऐसे बनाओ कि भूलो नहीं। C5 और C6 के अंदर अगर इंजरी होगी दोस्तों, तो उस क्लाइंट की ब्रैकियल प्लेक्सस का ही पार्ट है, पूरा ब्रैकियल प्लेक्सस है। C5 और C6 में इंजरी होगी तो उसको अब्स पाल्सी होगी। क्या होगा? अब्स पाल्सी देखने को मिलेगा। और अगर C8 और T1 के अंदर इंजरी होगी दोस्तों, तो उसके कारण आप उसको क्लम्प के पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, क्लम्प केज पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, क्लम्प केज पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। तो अब आपको ये याद भी रह जाएगा, ठीक है। कई बार हम लोग C5 C से नहीं लिखा तो अपर लिखेगा, इधर क्या लिखेगा दोस्तों? आपका लोअर लिखेगा, ठीक है। यहाँ पर अपर लिखेगा और वहां पर यहाँ पर क्या लिखेगा? आपका लोअर लिखेगा आपका, ठीक है। अभी आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ अब्स पाल्सी क्या होता है और क्लम्प के पाल्सी में क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। अब्स पाल्सी के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो हाथ है वो ऐसे पीछे की तरफ जाएगा और इस प्रकार से जाएगा। वो आपको दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा ऊंचा होकर दिखने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार से हाथ जाएगा दोस्तों। अब जब इस प्रकार से हाथ जाएगा तो ये वाला जो हाथ है ये किसका है? ऐसे कौन करता है इंडिया के अंदर? ऐसे बोलना नहीं चाहिए, इंडिया में नहीं, फॉरेन में कहीं भी देखो ऐसे मानते हैं कि ऐसे कौन करता है दोस्तों? पुलिस करती है। ऐसा कौन करता है? पुलिस करती है। तो अब पुलिस जब ऐसा करती है तो उसको पुलिस क्या ले रही है दोस्तों? टिप ले रही है। क्या ले रही है? पुलिस टिप ले रही है। इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं? देखो ये आपको इमेज में भी अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे पीछे की तरफ से बस ऐसे टिप लेना, तो ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अगर किसी को भी क्या हो जाएगा? अब्स पाल्सी हो जाएगा तो इसको हम पुलिस मैन टिप पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो अब्स पाल्सी में पहली चीज आपने क्या सीखी? अब्स पाल्सी में C5 C6 की इंजरी होती है। दूसरी आपने क्या समझे दोस्तों? उसके अंदर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम पुलिस मैन टिप पोजीशन के नाम से जानते हैं। उसके आर्म्स की जो स्ट्रक्चर होगी, ये पोजीशन होगी, वो कौन सी होगी? पुलिस मैन टिप पोजीशन होगी। दूसरा क्या है दोस्तों? क्लम्प के पैरालिसिस। क्लम्प के पैरालिसिस के अंदर इस प्रकार से हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्लो, जैसे जानवर का जो पंजा होता है ना, ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? क्लो के नाम से जानते हैं। तो
क्लोज हैंड, इसको हम पुलिसमैन टिप हैंड भी बोलते हैं या पुलिसमैन टिप पोजीशन। अगर हैंड लिखा है तो हैंड कर देना, पुलिसमैन टिप हैंड, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्लो हैंड। अभी ये भी दिखा देता हूं, देखो ये वाला जो आपको हैंड दिख रहा है दोस्तों, ये दिस वन इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर इसको आगे से देखेंगे तो क्लो हैंड, तो क्लो हैंड, तो ये किस में देखने को मिलेगा, क्लम्प के पैरालिसिस में देखने को मिलेगा। ये ज्यादातर यहां पर खिंचाव करने के कारण जो आती है ना, ये क्लम्प के पैरालिसिस आती है। और अगर इस जगह पे, अगर नेक वाली रीजन पे ज्यादातर लगती है ना, तो अब्स पाल्सी देखने को मिलता है। इस इमेज में अगर मुझे लग नहीं रहा, वैसे दिख रही होगी, बट फिर भी दोस्तों कोशिश करो कि आप देखो इसको। देखो यहाँ पर ये गिरा तो इसके कंधे पे इस जगह पे लगी है, इस जगह पे इसको लगी है। तब इस जगह पे जब ज्यादातर लगती है ना, इस एरिया पे लगती है ना, तो उसको अब्स पाल्सी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अपने कंसेप्ट ऐसे बनाओ, मतलब चीजें आपको पता भी रहेंगी, भाई कभी किसी के ऐसे लगे तो क्या होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और जब यहाँ पर खिंचाव आता है, ठीक है, आप बेबी की मान लो डिलीवरी कर रहे हो, मैं दिख भी नहीं रहा हूँ आपको, बेबी की डिलीवरी कर रहे हो, उस समय आप हाथ को खींचने लग जाओ बेबी की, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन में, और हाथ बाहर, और आप उसको खींचने लग जाओ, तो उसके कारण भी कौन सा देखने को मिलेगा, क्लम्प के पैरालिसिस देखने को मिलेगा। या आप पेड़ पर लटक रहे हो, उसके कारण आपका हाथ खिंच जाए दोस्तों, तो उसके कारण भी इस एरिया की जो नर्व खिंचेगी, तो उसके कारण भी क्या देखने को मिलेगा, क्लम्प के पैरालिसिस देखने को मिलेगा। तो ये भी थोड़ा सा देख लेना, हो सकता है कि और किसी ओबीजी में आ जाए, क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में क्या रहेगा, पता रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा पता लग गया, हमने ब्रैकिल जो प्लेक्सस है वहां की क्या होगी दोस्तों, इंजरी होगी, और ब्रैकिल प्लेक्सस की अगर इंजरी होती है तो उसके बारे में आपको समझा दिया कि दो प्रकार की पाल्सी देखने को मिलती है। अब बाकी के जो है उनको थोड़ी छोड़ेंगे, तो सोलर और सीलियक ये दोनों सेम होते हैं, दो ऑप्शन में डाल दिया इन्होंने, लेकिन सोलर प्लेक्सस या सीलियक जो प्लेक्सस है वो सेम होते हैं। सोलर प्लेक्सस बोल दो या इसको क्या बोल दो दोस्तों, सीलियक प्लेक्सस बोल दो। सोलर प्लेक्सस और जो सीलियक जो प्लेक्सस होते हैं दोस्तों, वो लगभग इस एरिया में पाए जाते हैं। अपर एब्डोमेन जो एरिया है ना दोस्तों, उस एरिया के अंदर पाए जाते हैं। ये अपर एब्डोमेन का जो एरिया है, लगभग ये जो एरिया है आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट, यहाँ पर सीलियक प्लेक्सस पाया जाता है। अब आर्म्स के हैंग होने के कारण यहाँ की इंजरी होना तो क्या है, पॉसिबल नहीं है कि भाई उसके कारण आपको सीलियक या सोलर जो प्लेक्सस है आपका, उसके अंदर इंजरी हो जाएगी अपर एब्डोमेन। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये जस्ट बिहाइंड द पैनक्रियाज नियर द अरोटा, जो पैनक्रियाज है उसके पीछे की तरफ और अरोटा के पास में पाया जाता है ये प्लेक्सस। ठीक है, ये तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बता दी, यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये जो अरोटा है दोस्तों, उसके जस्ट नियर पाया जाता है और जस्ट बिहाइंड द पैनक्रियाज पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, दैट इज पैनक्रियाज। ठीक है, तो इसके पीछे की तरफ, पैनक्रियाज के पीछे की तरफ और अरोटा के जस्ट क्या पाया जाता है, पास में पाया जाता है ये। और ये जो आपके जीआई ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स है दोस्तों, जीआई ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनकी नर्व सप्लाई उनको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एग्जांपल के लिए आप अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे स्टोमक है, उसको नर्व सप्लाई करने में, इंटेस्टाइन को, ठीक है, इसके अलावा आपके लीवर को, पैनक्रियाज को, गोल ब्लैडर को, इन सबको क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है। तो ये इस प्लेक्सस के कारण देखो यहाँ के इन सब में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अपने आर्म के अंदर खिंचाव आना और इसका यहाँ पर कोई लेने देना नहीं है। ये यहाँ पर पाया जा रहा है, आर्म यहाँ पे, तो यहाँ पर तो ब्रैकियल प्लेक्सस की क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, तो ये भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत, ये भी गलत है, ये दोनों एक ही है। इसके बाद दोस्तों बेसिलर प्लेक्सस, नर्व का कोई प्लेक्सस होता ही नहीं है। बेसिलर जो प्लेक्सस है दोस्तों, ये प्लेक्सस होता है वेनस ड्रेनेज का। आपकी जो ऑक्सीपुट जो बोन है ना, उसकी जो वेनस जो ड्रेनेज है, देखो सप्लाई मतलब ब्लड जा रहा है वहां पे, आर्टेरियल ब्लड जाएगा और वापस जो आएगा वो वेनस होगा, तो वेनस उसको ड्रेनेज बोलते हैं हम। ठीक है, तो वापस आ रहा है तो ड्रेनेज हो रहा है, वो वापस जैसे नालियों में से पानी जा रहा है वैसे ड्रेनेज सिस्टम वो वापस आ रहा है। तो ऑक्सीपुट बोन पे जो ड्रेनेज जो सिस्टम होता है ना दोस्तों, इस ड्रेनेज सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं, इस ड्रेनेज सिस्टम को ही हम आपका बेसिलर प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। तो ये नर्व का प्लेक्सस है ही नहीं, बेसिलर जो प्लेक्सस है वो नर्व का है ही नहीं, और यहाँ पर तो हमें नर्व प्लेक्सस की बात हो रही है। कौन सी प्लेक्सस की बात हो रही है, नर्व प्लेक्सस की बात हो रही है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का ये आंसर भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रैकियल प्लेक्सस, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ब्रैकियल प्लेक्सस। तो लिखो 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 देखो, पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर पेशेंट की आर्म्स
अगर पेशेंट के आर्म से स्ट्रेचर के बाहर लटकती हैं, हैंग होती हैं, बाहर हैंग होती है, तो इसके कारण, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, सिंपल सी एक सेंटेंस में भी आ सकता है ये, तो इसके कारण ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है। ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है बट अच्छा है। क्वेश्चन दे रखे दोस्तों कि द नर्स असिस्ट, थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए, तो कि आपका थोड़ा सा आंखों के ऊपर जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेन है, खिंचाव है, वो थोड़ा सा कम हो। द नर्स असिस्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू परफॉर्म ए लंबर पंक्चर। ठीक है, लंबर पंक्चर का जो प्रोसीजर है दोस्तों वो चल रहा है फंडामेंटल में, जब हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को एक नर्स क्या कर रही है दोस्तों, असिस्ट करे। मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि हर चीज को इंक्लूड कर दूं, मैं यह सोच रहा था कि लंबर पंक्चर भी आपको पूरा बता दूं, बट दोस्तों बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। जैसे पिछली जो क्लास 2 घंटे 20 मिनट की हो गई, फिर अगर अब मुझे आगे बहुत चीजें पढ़ानी है आपको, है ना, आप खुद देखोगे कि हमारे टॉपिक कितने लंबे लंबे टॉपिक आगे आएंगे, तो मैं हर चीज को तो इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे फंडामेंटल में आएगा तो वहां पर पढ़ लेंगे, या फिर कभी आएगा तो वहां पे हम लंबर पंक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये मानो कि एक पेशेंट है दोस्तों, उसका लंबर पंक्चर हो रहा है और नर्स उसको क्या कर रही है, डॉक्टर को असिस्ट कर रही है। कर कौन रहा है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और नर्स उसको असिस्ट कर रही है। When pressure is placed on the jugular vein during a lumbar puncture, तो जो आपकी जुगुलर जो वेन है दोस्तों, उसके ऊपर क्या क्रिएट किया जा रहा है, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। किसके ऊपर, जुगुलर वेन के ऊपर, कब, लंबर पंक्चर के दौरान। तो द स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं हम कि जब भी जुगुलर लंबर पंक्चर के दौरान जब हम जुगुलर वेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, जो स्पाइनल फ्लूइड जो प्रेशर है ना दोस्तों, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये कौन सा साइन है, ये कौन सा साइन है दोस्तों, विच साइन शुड द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू डॉक्यूमेंट। वह हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये कहेगा कि इसके अंदर ये साइन क्या है, प्रेजेंट है, कि आप जब जुगुलर वेन के ऊपर प्रेशर डालोगे तो जुगुलर वेन के ऊपर प्रेशर डालने के कारण क्या होगा, जो स्पाइनल जो दोस्तों फ्लूइड का जो प्रेशर है, मतलब जैसे आप मान लो CSF निकाल रहे हो लंबर पंक्चर के दौरान, तो वो प्रेशर के साथ बढ़ेगा, तो वो बढ़ता है। स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो उसे हम किस साइन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप कर सकते हो। पहला देखो होमान साइन। होमान साइन जो है दोस्तों वो डीवीटी के अंदर दिखाई देता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, अगर ये नहीं है तो थ्रोम्बोफेल्बाइटिस में, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के अंदर दिखाई देता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फुट है उस फुट का क्या किया जाता है, डोर्सिफ्लेक्शन किया जाता है, फोर्सफुली हम पैर को इस प्रकार से कर रहे हैं, तो फोर्सफुली पैर को कर रहे हैं, हाथ को मत करना कि सर आपने बताया हाथ है, मैं ये बताने के लिए कर रहा हूं, मैं पैर तो ऊपर कर नहीं सकता। तो पैर को जानबूझ के हम क्या कर रहे हैं, डोर्सिफ्लेक्शन करवा रहे हैं ना। तो ये जो काफ जो मसल्स हैं इनके अंदर क्या दिखाई देता है दोस्तों, पेन दिखाई देता है। ठीक है, इसको क्या दिखाई देता है, पेन दिखाई देता है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में किया जा रहा है। आजकल इसको हम अवॉइड भी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके कारण क्या हो सकता है, इसके कारण जो क्लोट बना हुआ है उस क्लोट का क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है ना, जिसको आजकल हम अवॉइड भी करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, पहली चीज होमान साइन पूछेगा तो क्या कहोगे कि फुट को हम जानबूझकर क्या कर रहे हैं, डोर्सिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट करेंगे, जिसके कारण पेन होगा। यहाँ पर देखो ये जो बिजली से बना रखे हैं ना उन्होंने, ये बिजली से ये पेन दिखा रहे हैं कि भाई पेन हो रहा है, तो पेशेंट के पेन होगा, पेन इन काफ मसल्स। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम होमान साइन के नाम से जानते हैं, इसे हम दैट इज नोन एज होमान साइन। तो अब ये तो इसका तो न तो कोई जुगुलर वेनस प्रेशर से लेना देना है, ठीक है, न इसका कोई आपका स्पाइनल फ्लूइड से लेना देना है, तो ये तो आपका आंसर आएगा नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका आएगा नहीं। दूसरा दोस्तों रोमबर्ग। तो रोमबर्ग के अंदर क्या है दोस्तों, रोमबर्ग के अंदर आंखों को बंद करेगा, और आंखों को बंद करने के बाद में अगर पेशेंट सीधा खड़ा रहता है, गिरता नहीं है, झुकता नहीं है, इधर नहीं होता उधर नहीं होता, तो ये शो करता है कि वो जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रिलेटेड कोई भी इंजरी नहीं है, तो उसे हम रोमबर्ग के, तो यहाँ भी रोमबर्ग का कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इसके बाद है वोस्टेक साइन। अरे भाई कभी ट्राउजेव घूस देते हो, कभी वोस्टेक घूस देते हो, हाइपोकैल्सीमिया से कितना प्यार करते हैं ये। हाइपोकैल्सीमिया जो है ना दोस्तों उसका साइन है ये वोस्टेक साइन, ठीक है। टिटेनी में देखने को मिलता है कि हम क्या करते हैं, जब फेशियल मसल्स के अंदर टैप करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि
जो फेशियल मसल्स हैं उनके अंदर ट्विचिंग देखने को मिलती है, एकदम से खिंचाव आता है, ट्विचिंग देखने को मिलती है। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बोस्टैक्स साइन के नाम से जानते हैं। तो ये तो हाइपोकैल्सियम में देखने को मिल रहा है। होमान भी हो गया, हमें पता लग गया कि डीवीटी में होता है। रोमबर्ग का भी हमें पता है कि भाई ऐसी तो कोई चीज रोमबर्ग में हम नहीं करते, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके सामने है। तो जो आपको नहीं पता वही आपका क्या लाएगा दोस्तों? आंसर लाएगा। वही क्या हो रहा है, इसको करो बंद, एक सेकंड रुकना। हाँ, इसको हम किस नाम जानते हैं? क्विकन स्टेट साइन के नाम से जानते हैं। इसको क्विकन स्टेट साइन के नाम से जानते हैं। क्विकन स्टेट साइन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो क्विकन स्टेट साइन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि एक्चुअली में ये दिखाता है कि भाई जो फ्लो है उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, उसके अंदर क्या नहीं है? ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसके कारण हम जब जुगुलर वेन को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, तो उसके कारण जो फ्लो है वो बढ़ता है। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। ये क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग है। ये अगर प्रेजेंट है तो ये दिखा रहा है दोस्तों कि कहीं भी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या नहीं है? प्रेजेंट नहीं है। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम क्विकन स्टेट साइन के नाम से जानते हैं। क्विकन स्टेट साइन के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो लिखो क्विकन स्टेट साइन में जब हम जुगुलर वेन को कंप्रेस लिख रहे, प्रेस लिखा होगा ना, प्रेस लिखा होगा, हाँ, में जब हम जुगुलर वेन पर प्रेशर देते हैं तो इसके कारण स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज होता है। बस सिंपल से लिख लो ना, इंक्रीज होता है। बस थोड़ा सा देख लेना इसको ना। जब रॉकी माउंटेन फीवर में पूछ सकता है ना क्वेश्चन अगर नोट सेट, तो किसी में भी पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है। ठीक है, रॉकी माउंटेन फीवर में पूछ ले तो यहाँ भी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये आपका, जो आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाला है। ठीक है, एक क्लाइंट हैज ए क्रेनियोटोमी। दोस्तों एक क्लाइंट है जिसका क्या हुआ है? क्रेनियोटोमी हुआ है फॉर ए मेनिंजियोमा। ठीक है, मेनिंजियोमा मतलब क्या होगा? जो मेनिंजिस जो लेयर है ना उसके अंदर ट्यूमर हो जाना, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मेनिंजियोमा के नाम से जानते हैं। मेनली ये ट्यूमर बिनाइन ही होता है, कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये क्या देखने को मिलेगा आपको? कार्सिनोजेनिक होगा, ये मैलिग्नेंट होगा। ज्यादातर मेनिंजियोमा क्या होता है दोस्तों? बिनाइन ट्यूमर होता है। ठीक है, तो उस पेशेंट का हमने उस ट्यूमर को हटाना था, तो उसके लिए हमने क्या किया दोस्तों? उसकी खोपड़ी को खोला। उसे हम किस नाम से जानेंगे? क्रेनियोटोमी के नाम से जानेंगे। तो ये जो क्रेनियल बोल्ट है इसको ओपन करके हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्रेनियोटोमी की एक बार और एक जगह और बताई थी मैंने आपको, बताओ कहाँ पे बताई थी? आपको जब मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया था ना, वहाँ पर जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था हाइपोवाइसेक्टोमी है ना, दो प्रकार से हम कर सकते हैं। दो तरीकों में पहला तरीका कौन सा था? आपका इंट्रा जो क्रेनियोटोमी है वो था, और दूसरा जो आपको कौन सा जो ट्रांसस्पिनोइडल अप्रोच बताया था मैंने आपको कि क्या तो हम नेजल से डायरेक्टली एंटर करवा के पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करते हैं, या फिर जो लेबियल है, जो ये आपके जो लेबिया इससे जस्ट ऊपर यहाँ से एक होल क्रिएट करके हम क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। तो वहां पर मैंने ये भी बताया था कि क्रेनियोटोमी उसके लिए, उस प्रोसीजर के लिए तो क्रेनियोटोमी परफॉर्म नहीं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली भी यहाँ से भी क्या हो सकती है? एक्सेसिबल हो सकती है, लेकिन मेनिंजियोमा के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई क्रेनियोटोमी को हम कम करते हैं, क्योंकि क्रेनियोटोमी के कई सारे क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों? कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं कि भाई इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर है वो उसका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ब्लीडिंग है वो देखने को मिलता है। तो वो मैंने आपको वहां पे बताया था ना। और मेनिंजाइटिस भी बताया था, एक मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। तो एक क्लाइंट है दोस्तों, उसकी क्रेनियोटोमी की गई थी, क्यों? क्योंकि उसको ट्यूमर को बाहर निकालना था। तो उसके लिए फॉर व्हाट रेस्पॉन्स शुड द नर्स असेस द क्लाइंट इन द पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट। देखो सीधा जब ओटी से पेशेंट ओटी के अंदर चला गया ना, तो ओटी से जस्ट बाहर जो एरिया होता है जिसके अंदर पेशेंट को हम क्या करते हैं? केयर करते हैं। भाई पेशेंट को डायरेक्टली वार्ड में नहीं भेज सकते हम, तो उसे हम किस नाम जानते हैं? पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट के नाम से हम उसे जानते हैं। तो अभी मतलब आया ही है, ये मान सकते हो आप इसको, ज्यादा घंटे नहीं हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुए, तो इसके कारण कौन सा रेस्पॉन्स देखने को मिल सकता है? तो दोस्तों कभी भी क्रेनियोटोमी की जाती है ना, तो क्रेनियोटोमी में ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। आपको दो तीन चीजें को ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आपको मान लो कि एक तो क्रेनियोटोमी के कारण क्या देखने को मिलेगा? जो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल
क्रेनियल जो प्रेशर है उसको आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे, कहीं इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ तो नहीं गया, आईसीपी, ठीक है। या फिर आप मेनिंजाइटिस के साइन देखोगे, या फिर आप ब्लीडिंग के साइन देखोगे। ये साइन, मेनिंजाइटिस साइन थोड़ा बाद में आएगा, ब्लीडिंग के साइन दिखाई दे सकता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साइन भी दिखाई दे सकता है। तो हमें इनके बारे में देखना है कि इस पेशेंट का क्रेनियोटोमी हो तो क्या साइन दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि मेन जो फोकस हमारा, सबसे पहला जो फोकस होता है वो किस पे होता है कि कहीं इंट्राक्रेनियल प्रेशर तो नहीं बढ़ गया है। तो हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर पे सबसे पहले फोकस करेंगे कि क्या इन सिम्टम में से कोई ऐसा सिम्टम है जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो उसमें दिखाई देता है। तो हाँ, ब्लड विजन एक ऐसा सिम्टम है दोस्तों जो कि इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है दोस्तों, आईसीपी जो है वो इंक्रीज होता है तो उसमें देखने को आपको मिलता है। आईसीपी ब्लड विजन के अंदर देखने को, सॉरी, इंक्रीज आईसीपी के कारण ब्लड विजन देखने को मिलता है। अभी बाकी की भी बात करेंगे, और लेकिन मैं आपको जब से कि मैं आपको हर चीज बताता हूं तो यहाँ पर हम वापस हमारे टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बच्चों के मन में सबसे बड़ा अपने अंदर खुद ही डाल देते हैं, कोई टीचर बताता भी नहीं है। उनको कहते हैं भाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर कौन बनाता है, तो उनको लगता है कि भाई ब्लड के अंदर ब्लड बनाता है, जो फ्लूइड होगा वही बनाएगा। तो बच्चे हमेशा क्या सोचते हैं कि भाई जो ओक्यूलर लिख दिया मैंने, आईसीपी, ठीक है, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, तो वो कह देते हैं भाई सीएसएफ के द्वारा बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ सीएसएफ नहीं बनाता, ध्यान रखना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर सीएसएफ भी बनाता है। इसके अलावा दोस्तों जो ब्लड है वो भी बनाता है, और ब्रेन के जो टिश्यूज हैं वो भी बनाता है। तो ये तीनों मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं, आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बनाते हैं। और तीनों में से किसी भी प्रकार की अगर एबनॉर्मलिटी होती है तो उसके कारण इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो हमेशा ये मत सोचो, देखो प्रेशर, आप एक मान लो कि आपकी ये खोपड़ी है, ये कैविटी है, स्कल है, ठीक है, इसके अंदर प्रेशर कोई आप पे लगाए तो प्रेशर सिर्फ ऐसे तो नहीं कि सीएसएफ भी लगाए, भाई ब्रेन है, ब्रेन भी टिश्यू है, तो वो भी तो ऊपर की तरफ क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। वहां पर जो ब्लड की वेसल्स जो जा रही हैं, ठीक है, अब ये मत कह देना कि ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है, वेसल्स तो जाती है ना वहां तक, तो वो जो वेसल्स है वो जा रही है, तो उसमें जो ब्लड है वो भी प्रेशर लगाएगा। तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है दोस्तों, आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बनाती है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, मैंने आईयूपी पता नहीं कैसे लिख दिया। तो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है ना दोस्तों, वो लगभग 5 से लेकर 15 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको वेरिएशन भी देखने को मिलेगा, कुछ किताब में अलग मिलेगा, कुछ में, लेकिन आप इसको सही मान सकते हो कि नॉर्मल जो इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है दोस्तों वो कितना होता है, 5 से 15 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, बहुत सारे कोजेज हो सकते हैं। आपकी कोई भी सर्जरी हुई है उसके कारण, मान लो किसी भी प्रकार का दोस्तों ब्लड हीमेटोमा बन गया, हीमेटोमा के कारण बन सकता है, ठीक है। ट्यूमर होगा, भाई ट्यूमर होगा तो नहीं बनेगा क्या, देखो इसके अंदर हीमेटोमा हुआ, ब्लड है आ गया ना, तो ब्लड भी बना रहा है ना प्रेशर, तो ब्लड के कारण होगा, ठीक है। ट्यूमर हुआ तो ब्रेन जो टिश्यूज हैं वो बढ़ेंगे, उसके कारण भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाइड्रोसिफेलस है, फ्लूइड बढ़ा वहां पे, तो हाइड्रोसिफेलस के कारण भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। हेड इंजरी है तो वहां भी ब्लड कलेक्ट होगा, हेड इंजरी में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। हेड इंजरी कोई भी टाइप की हो, कंट्यूजन हो, वो भी देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इन्फ्लामेशन होगा तो एडिमा होगी वहां पे, तो एडिमा के कारण भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं दोस्तों, जिसके कारण जो आईसीपी है, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है दोस्तों, वो क्या हो सकता है, इंक्रीज देखने को मिल सकता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब भाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा, सीधी बात तो ये है ना, भाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया तो उससे क्या होगा दोस्तों। तो देखो क्या होता है कि जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ता है तो जो भी ब्लड वेसल्स आ रही हैं ब्रेन तक, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे आगे जाके, उनको क्या हो जाता है दोस्तों, उनका हो जाता है, उनके ऊपर पड़ता है प्रेशर, उनके ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर करता है। तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कंप्रेस करता है ब्लड वेसल्स को, तो कंप्रेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स क्या होंगी, कंप्रेस होंगी, और जब ब्लड वेसल्स कंप्रेस होंगी दोस्तों तो ब्लड सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। ब्लड सप्लाई या फिर हम कहें ऑक्सीजन सप्लाई, अगर ब्लड ब्रेन बैरियर से आगे है तो ऑक्सीजन सप्लाई, तो ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी दोस्तों, डिक्रीज होगी। ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई जब डिक्रीज होगी दोस्तों, तो उसके कारण जो ब्रेन की जो टिश्यूज हैं उनकी क्या होने लगेगी, डेथ होने लगेगी। तो ब्रेन टिश्यू डेथ मतलब नेक्रोसिस, डेथ या नेक्रोसिस स्टार्ट होगा। अब जब नेक्रोसिस होने लगेगा तो उन टिश्यूज के चारों तरफ है क्या बनेगा दोस्तों, एडिमा बनेगा।
उन टिश्यूज के चारों तरफ क्या बनेगा, एडिमा बन जाएगा, क्योंकि टिश्यू डेथ हो गए तो जो फ्लूइड है दोस्तों वो चारों तरफ क्या हो जाएगा, सेल के चारों तरफ कलेक्ट हो जाएगा, उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। ये एडिमा क्या करेगा, कंप्रेस करेगा आपका, कंप्रेस द ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन जो स्टेम है, मत पूछना कि ब्रेन स्टेम में क्या क्या आएंगे, मैंने कल ही बताया था आपको, है ना। ब्रेन स्टेम और रेस्पिरेटरी जो सेंटर है दोस्तों, उसको क्या करेंगे, ये कंप्रेस करेंगे एंड रेस्पिरेटरी सेंटर को। और जब रेस्पिरेटरी सेंटर कंप्रेस हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम करता है, CO2 को बाहर निकालने का काम करता है, ऑक्सीजन को अंदर लाने का काम करता है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसके कारण और CO2 क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी। और जब ज्यादा CO2 इंक्रीज होगी दोस्तों, तो इसके कारण क्या होगा, ये ज्यादा CO2 जब इंक्रीज होगी दोस्तों, तो इसके कारण CO2 के कारण क्या देखने को मिलता है आपको, वैसोडाइलेशन देखने को मिलता है। तो वो कोशिश करवाता है कि वैसोडाइलेशन हो, लेकिन यहाँ पर है ना वैसोडाइलेशन भी नुकसान देगा, कंप्रेशन तो नुकसान दे रही है, वहां कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं बोल रहा हूं, ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रही है वहां पे, ठीक है। एक तो बाहर से कंप्रेस किया जा रही है, खुद कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, तो खुद नहीं हो रही है। तो यहाँ पर CO2 ज्यादा, जो CO2 का लेवल दोस्तों वो वैसोडाइलेशन करवाएगा। और कहते हैं कि जब वैसोडाइलेशन और ज्यादा होता है तो जहां पर जो ब्लड है वो भी तो इंट्राओकुलर प्रेशर बना रहा है ना, ब्लड तो ज्यादा इंट्राओकुलर प्रेशर बना रहा है, तो इससे इंट्राओकुलर प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। जब और ज्यादा बढ़ेगा तो पेशेंट की क्या हो सकती है दोस्तों, डेथ भी हो सकती है। अब इसके लिए एक टर्म भी यूज किया गया है, जो ब्लड सप्लाई कम हो रही है ना, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, इसको एक टर्म के रूप में भी यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि इसके कारण सेरिब्रल, मैं बता देता हूं, क्या पता कभी कोई पूछ ले, परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाता है। सेरिब्रल परफ्यूजन जो प्रेशर है दोस्तों वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेरिब्रल का मतलब हो गया ब्रेन, परफ्यूजन का मतलब वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई होना, और प्रेशर का मतलब जो प्रेशर जो बन रहा है वो क्या हो गया, कम हो गया, मतलब कि वहां पर जो ब्लड सप्लाई वो क्या होगी दोस्तों, कम होगी। तो ये टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेरिब्रल परफ्यूजन जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसको एक स्टोरी की तरह लो, अपने दिमाग में ना जोर मत दो ज्यादा, ऐसे मत सोचो कि इसको याद करूं मैं, ऐसे सोचो कि मैं एक बार सोचता हूँ कि हुआ क्या, तो आंखों को बंद कर लो और उसमें शुरुआत करो कि भाई हुआ क्या था, कि भाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा, वहां की ब्लड वेसल्स क्या हुई, कंप्रेस हुई, ब्लड सप्लाई उस समय ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, सेरिब्रल जो परफ्यूजन प्रेशर है दोस्तों वो कम हुआ, ठीक है। इसने ब्लड जो ब्रेन टिश्यूज उनकी डेथ करना स्टार्ट हुआ, जिसके कारण एडिमा हुआ, इसने ब्रेन स्टेम रेस्पिरेटरी, एडिमा होगा तो फैलेगा कोई भी चीज, और फैलेगा तो वो क्या कोच करेगा, कंप्रेस करेगा किसको, ब्रेन स्टेम और रेस्पिरेटरी सेंटर को, उसके कारण CO2 और बढ़ेगा, वैसोडाइलेशन होगा, और ज्यादा IOP बढ़ेगा, पेशेंट को डेथ भी हो सकती है। मैंने लास्ट तक का बता दिया क्योंकि सिम्टम हम पढ़ेंगे अभी, तो ये भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मैं आपको, ये तरीका आपने समझ लिया तो आप कभी भूलोगे नहीं। आप हमेशा भूल जाते हो कि कभी क्या इंक्रीज होता है, कभी कुछ इंक्रीज हो जाता है, कभी कुछ डिक्रीज हो जाता है। तो आप इस प्रकार से लिख लो, TPR BP, यही तो होते हैं, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन और BP, ये तो होते हैं। तो टेम्परेचर जो है दोस्तों वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो पहले वाला इंक्रीज, लास्ट वाला इंक्रीज, बीच वाले दोनों होंगे कम। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हाइपरथर्मिया हुआ, ठीक है, पल्स कम हुई तो ब्रेडिकार्डिया हुआ, लिख लो। चलो फिर कहोगे सर लिखा है नहीं, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरथर्मिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और इसके बाद में BP ज्यादा होना, हाइपरटेंशन। तो ये साइन देखने को सबसे पहले मिलते हैं, मतलब पहले मिलते हैं, इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले नहीं कहूंगा कि सबसे पहला साइन यही आता है, फिर वो कर दोगे। अब इसमें टेम्परेचर को हटा दो, होती चारों चीजें हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसमें एक ट्राइड दिया गया है जिसे हम क्यूसिंग ट्राइड के नाम से जानते हैं। उसमें कहते हैं क्यूसिंग ट्राइड के अंदर पूछ लेते हैं भाई कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर का क्यूसिंग ट्राइड में किस किस चीज को शामिल किया गया है। तो इन तीनों को क्या किया गया दोस्तों, शामिल किया गया है। टेम्परेचर को हटा दो, बाकी तीनों को ट्राइड में क्या कर लो दोस्तों, शामिल कर लो, ठीक है। तो टेम्परेचर को हटा, T को हटा दिया, अब पल्स ले लो, पल्स, तो पल्स क्या होगी, कम होगी। रेस्पिरेशन भी क्या होगा दोस्तों, कम होगा, और BP क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। अब इनके टर्म लिख लेना, हाइपरटेंशन लिख लेना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन लिख लेना, और आपका पल्स कम होगा तो क्या लिख लेना, आप ब्रेडिकार्डिया लिख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद भी रख सकते हो और कभी आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों कॉन्शियसनेस क्या हो जाती है, इसमें अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कहते हैं कि ये इसका अर्लीस्ट साइन भी है, ये इसका क्या है दोस्तों, अर्लीस्ट साइन है। कहीं पर अगर गलती से IOP लिख दो ना तो उसको समझ जाना कि ICP लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि कई जगह IOP लिखा हुआ है, हो सकता है मेरा ब्रेन क्या कॉन्शियस है या नहीं है,
इसके बाद है दोस्तों पल्स प्रेशर। तो एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया कि जो बीपी है ना वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन बीपी में भी एक चीज देखने को मिलती है कि मेनली सिस्टोलिक जो बीपी है ना दोस्तों वो इंक्रीज होता है। ठीक है, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज होता है, डायस्टोलिक पे फर्क नहीं पड़ता या बहुत ही माइनर फर्क पड़ता है। अगर डायस्टोलिक पे फर्क ना पड़ेगा नहीं या बिल्कुल माइनर फर्क पड़ेगा। अब पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है, इसके अंदर पल्स प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज, इसको बोलते हैं वाइडेंट। भाई पल्स प्रेशर बढ़ गया, क्यों बढ़ेगा? अब एक बात बताओ भाई, पल्स प्रेशर होता क्या है, सिस्टोलिक बीपी में से अगर आप डायस्टोलिक बीपी घटा दो तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों, पल्स प्रेशर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, पल्स प्रेशर। अब आप सोचो कैसे बढ़ा, मान लो एक नॉर्मल पर्सन था, उसका सिस्टोलिक बीपी 120 था और डायस्टोलिक 80 था, तो उसके अंदर जो पल्स प्रेशर आ गया वो आपका 40 आ गया। ठीक है, अब उसको मान लो हेड इंजरी हुई और उसका जो इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो बढ़ गया, उसके कारण क्या हुआ, सिस्टोलिक जो बीपी है ना वो दोस्तों 150 से बढ़कर 160 हो गया, लेकिन डायस्टोलिक पे तो फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखो 160 में से 80 घटाए तो कितने हो गए, 80, बढ़ गया है ना पल्स प्रेशर। तो इसके कारण पल्स प्रेशर भी क्या होता है दोस्तों, ज्यादा देखने को मिलता है, पल्स प्रेशर भी इंक्रीज देखने को इसके अंदर मिलता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विजन भी देखने को मिल सकता है, कैसा, ब्लड विजन। ब्लड विजन कहते हैं कि जो छठवीं क्रेनियल नर्व है ना वो इसमें अफेक्ट होती है, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व के अफेक्ट होने के कारण। अब बस ये मत पूछ लेना कि सिक्स्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है, क्योंकि मुझे नहीं आता। एक बच्चे ने एक बहुत अच्छा कमेंट कर रखा था, देखो मैं जो चीज अच्छी लगती है ना हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, है ना, हर चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो भी चीज अच्छी है ना उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें आपको पता हो। जब जब संविधान सभा के अंदर अंबेडकर जी से ये पूछा गया है ना कि यार हमारा जो संविधान है ना ये तो चुराया हुआ संविधान है, हमारा जो संविधान हमने हर चीज उसमें अलग अलग से लिया है, वो 1935 का जो शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है हमने, कनाडा से लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, दक्षिण अमेरिका से लिया है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है, और किससे लिया हमने, जर्मनी से लिया है। तो उनसे ये पूछा भाई आपने तो चुराई हुई चीजें यही है। तो उसने कहा था कि अच्छाई को लेने में ना मैं गर्व महसूस करता हूँ, अगर कोई चीज़ अच्छी है ना, किसी भी देश की कोई भी चीज़ अच्छी तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, तो जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो मैं लूंगा, मैं इसे चोरी नहीं मानूंगा। ठीक है, तो एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि भाई कौन कौन सी नर्व होती है, तो बहुत अच्छा था, मैं बता देता हूँ आपको भी, आप अगर कमेंट किसी ने देखा हो तो उसने बता रखा था सेंसरी नर्व को याद रखने के लिए 128 GB याद रखो आप, तो आपको सेंसरी जो नर्व है वो याद हो जाएंगी। और एक और लिख रखा था उसने लिख रखा था नमकीन पसंद, नमकीन पसंद लिख रखा था, पैसेंद है, तो उसने लिख रखा था पसंद में पै मतलब 5, से मतलब 7वीं, न मतलब 9वीं और दे मतलब 10वीं, तो 5, 7, 9 और 10 ये कौन सी हो जाएंगी आपकी, मिक्स्ड हो जाएंगी। पसंद से बन गए ना, 5, 7, 9 और 10 ये मिक्स्ड हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे ये टेक्निक इसकी, जिस बच्चे ने कमेंट किया। अच्छी चीजें करो कमेंट, मैं आप लोगों को भी आगे लेके आऊंगा। चलो ठीक है, ब्लड विजन भी देखने को मिलता है, इसके अलावा और सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे क्या देखने को मिल सकता है कि भाई वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें प्रोजेक्टाइल जो वोमिटिंग है तो वो देखने को मिलती है, हेडेक देखने को मिल सकता है। ठीक है, उस पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, ये भी देखने को मिल सकते हैं। एंड ड्राउजीनेस एंड मेंटल डिटोरिएशन, जो मेंटल जो एबिलिटीज है या फिर बिल्कुल कॉन्शियसनेस का कम हो जाना, सुस्त सा हो जाना, वो क्या कहलाता है, ड्राउजी कहलाता है। तो पेशेंट ड्राउजी भी हो सकता है, तो सीजर्स भी देखने को मिल सकते हैं, हेडेक देखने को मिल सकती है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, मतलब आगे जाके वोमिटिंग ऐसे गिरेगी दूर तक, फोर्स के साथ में वोमिटिंग होती है, दैट इज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। तो प्रोजेक्टाइल जो वोमिटिंग वो भी देखने को मिल सकता है। अब इतना पढ़ लिया तो इसका थोड़ा सा मैनेजमेंट भी देख लेते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि इसके अंदर जो CO2 का जो लेवल है ना वो बढ़ना नुकसानदायक दे रहा है, क्योंकि वैसोडाइलेशन करवा रहा है, इससे जो ICP है वो और ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कहते हैं कि अगर GCS जो है, ग्लासोकोमा स्केल है, अगर वो 8 से कम है तो हमें पेशेंट को इंट्यूबेट कर देना चाहिए। इंट्यूबेट से क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी ना उसको, CO2 बाहर निकलेगी बॉडी से, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या कर सकते हैं, इंट्यूबेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पोजीशन से क्वेश्चन आ जाता है, तो मिड लाइन मतलब बिल्कुल मिडल में रखेंगे सर को, ऐसे ऐसे नहीं कि इधर कर दिया इधर कर दिया, मिड लाइन में रख के और हम उसको 15 से 30 डिग्री का हेड एलिवेट करेंगे, हेड एलिवेट। और अगर ये नहीं आए तो क्या आएगा, सेमी फॉलर पोजीशन। अगर ऐसे लिखा हुआ नहीं आया तो क्या लिखा होगा कि हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, सेमी फॉलर पोजीशन देते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अलावा दोस्तों डायूरेटिक में अंदर मेनली हम कौन सा यूज करते हैं, इसके अंदर मैनिटोल यूज करते हैं, मैनिटोल डायूरेटिक यूज करते हैं, जो कि कौन सी टाइप की डायूरेटिक होती है आपकी, ओस्मोटिक डायूरेटिक होती है, ओस्मोटिक डायूरेटिक। इसके अलावा हाइपरटोनिक सैलाइन देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं जैसे कि डेक्सामेथासोन। ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन के कारण भी हो सकता है ना ये,
और जो एडिमा होती है उस समय इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, तो उसको कम करने के लिए, ठीक है, तो टू डिक्रीज द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कारण भी तो आईसीपी जो इंक्रीज होता है, तो टू डिक्रीज द इन्फ्लामेशन। एंटी इन्फ्लामेटरी इम्यूनोसुप्रेसेंट पढ़ाया हुआ है मैंने आपको स्टीरॉइड। अब मत कहना कि सर ये कैसे करता है। सैलाइन देते हैं लेकिन हाइपरटोनिक देते हैं, ताकि फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर लेके आए, नहीं कि बाहर लेके जाए, एडिमा न करवाए। अगर सेरिब्रल एडिमा होगा तो और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे ना, तो हाइपरटोनिक सैलाइन देते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर एक तो क्या करते हैं हम, संटिंग करते हैं। संटिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेन के अंदर जो सीएसएफ है ना, उसको तो कम से कम हम बाहर लेके आए। तो जैसे वेंट्रिकल पेरिटोनियम संट है, बीपी संट, वहां पर जो बन रहा है सीएसएफ, वहां से हम उसको पेरिटोनियम कैविटी तक लेके आते हैं ताकि वो फ्लूइड यहाँ पे आ जाए, जिसे हम बीपी संट भी बोलते हैं ना। या फिर कोई ट्यूमर है तो ट्यूबर को रिमूव कर दो, ट्यूमर रिमूवल सर्जरी, ट्यूमर रिमूवल सर्जरी करते हैं, रिमूवल, ठीक है। चलो बस बहुत हो गया, अब आ जाओ वापस, काफी घूम लिए हो आप, अब हम आ जाओ वापस से क्लास में। तो दोस्तों इसमें आंसर मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। देखो सर्जरी के कारण है ना डिहाइड्रेशन आ सकता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बढ़ने के कारण आ सकता है, क्योंकि उसमें इसने बताया नहीं कि भाई इंट्राक्रैनियल प्रेशर के कारण क्या होगा, इसने कहा था क्रैनियोटोमी के कारण क्या हो सकता है। तो किसी भी सर्जरी की फैट के कारण डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, और सर्जरी में वुंड इन्फेक्शन भी होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि पेशेंट ओटी से आया और आते ही वो डिहाइड्रेटेड हो गया, वुंड इन्फेक्शन हो गया, तो ये हो सकते हैं, बट ये लेटर होते हैं, बाद में होते हैं। दूसरा दोस्तों, नैरोइंग पल्स प्रेशर देखने को नहीं मिलता। पल्स प्रेशर अगर देखने को मिलेगा तो कैसे देखने को मिलेगा, वाइडेंड देखने को मिलेगा, पल्स प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा मैंने बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा, पीछे देख लो जाके कि पल्स प्रेशर क्यों ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी से रिलेटेड कुछ बताया था, याद हो तो 1-2 हजार साल पहले आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, ब्लड विजन। तो लिख लो, क्रैनियोटोमी के बाद, क्रैनियोटोमी के बाद अगर पेशेंट में, अगर पानी पकड़ना है, अगर पेशेंट में ब्लड विजन देखने को मिलता है, ब्लड विजन देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, ब्लड विजन देखने को मिलता है, तो यह इंक्रीज्ड आईसीपी को शो कर, सॉरी हाँ अब क्या सही लिखा, वो नहीं लिखा, आईसीपी को शो करता है, तो यह इंक्रीज्ड आईसीपी को शो करता है। कल क्लास नहीं है, मुझे खुद को बहुत दुख हुआ, मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था हल्का सा, अभी भी मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दोस्तों थोड़ी सी चीज़ें और बच गई, इसमें ये और बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों जब पेशेंट है जो स्टूल पास कर रहा हो, डेफिकेशन कर रहा हो, ठीक है, लेटरिन पास कर रहा हो, तो उस समय ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। उस ज़्यादा प्रेशर लगाने के कारण भी जो यहाँ के जो टिश्यूज है ना उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और उससे भी इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अवॉइड स्ट्रेन या कपिंग, ऐसे नहीं कि जो से कप करने लग गए, ठीक है, ज्यादा कपिंग भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ऐसे तो अलग रखो इसको, कपिंग एंड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन, इसको आपको अवॉइड करना है, ये नहीं करना आपको ना। अब आप ज्यादा जोर कब लगाओगे डिफिकेशन में, जब आप स्टूल पास करोगे, ठीक है, जब आप लेटरिन पास करोगे तो ज्यादा जोर कब लगाओगे, जब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को क्या न हो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन न हो। इसलिए कोई पूछे कि डाइट कैसी देंगे, तो हाई फाइबर डाइट देंगे ताकि कॉन्स्टिपेशन न हो, ताकि और ज्यादा इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर है वो नहीं बढ़े। एनवायरमेंटल जो स्टिमुलाई है ना, कोई भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हो दोस्तों, वो हमेशा कम होना चाहिए, वो क्या कॉज करवाता है, ज्यादा इंक्रीज करवाता है। कोई भी चीज हो चाहे वो, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होना, स्ट्रेस ज्यादा होना, और ज्यादा सर्जरी होना, कोई भी चीज हो चाहे एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो हमें कम से कम क्या करना है, नॉइज का ज्यादा होना वो बढ़ाती है इंट्राक्रैनियल प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज करती है, तो उनको भी हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये अलग ही क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। ए क्लाइंट इज टू हैव ए
कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन कर रहे हैं विद कॉन्ट्रास्ट, और सीटी स्कैन में हम क्या डाल रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट जो डाई है ना वो इंजेक्ट कर रहे हैं साथ में। असेस ए पोटेंशियल ब्रेन ट्यूमर, उस पेशेंट को क्या है दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। द नर्स शुड टीच द क्लाइंट व्हाट कॉमन एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स टू द कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। भाई कॉन्ट्रास्ट मटेरियल के कारण कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं तो एक्सपेक्टेड है वो देखने को मिलती हैं। तो दो चीजें आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये अलग ही सिस्टम आ गया थोड़ा सा हमारा। तो कॉन्ट्रास्ट मीडियम के कारण एक तो एक्सपेक्टेड चीजें बताऊंगा और एक अनएक्सपेक्टेड जो नहीं होनी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड। तो दोस्तों दो चीजें ऐसी हैं जो देखने को मिलती हैं, एक तो क्या है, फेस के ऊपर कई बार फ्लैशिंग देखने को मिल जाती है, और एक पूरी बॉडी के अंदर सेंसेशन ऑफ वार्मथ देखने को मिलता है। तो फ्लैशिंग ऑफ द फेस और सेंसेशन ऑफ द वार्मथ, ये दो ऐसी चीजें हैं दोस्तों, ये पेशेंट के अंदर क्या होता है देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये लिख लेना आप दोनों, फ्लैशिंग एंड सेंसेशन और वार्मथ, गरम गरम सा फील होता है ना ऐसा, ठीक है। सेंसेशन ऑफ वार्मथ मतलब उसको ऐसा फील होगा जैसे गरम गरम कोई चीज फील हो रही हो ना, ऐसा बॉडी के अंदर से ऐसा फील होता है उसको। तो सेंसेशन ऑफ द वार्मथ फील होता है और फ्लैशिंग, ये दोनों क्या है, एक्सपेक्टेड है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन कुछ चीजें जो आपको रोकनी, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनको बोलेंगे अनएक्सपेक्टेड या अनटुवर्ड रिएक्शन की, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों उसके कारण क्या हो सकता है, डाई के कारण पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तो उसके कारण पेशेंट जो है दोस्तों, अगर आपको पेशेंट के अंदर पाल्पिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है, पेशेंट के अंदर आपको टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, या पेशेंट के अंदर आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है, या पेशेंट के कारण उसके कारण आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलता है या शोक देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन या फिर शोक देखने को मिलता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड होती है। तो ये चीजों पे आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखो ये कितनी मतलब अच्छे से लिखते हैं, ऐसे नहीं सीटी लिख दिया, पूरा लिखा है, इसका फुल फॉर्म भी लिखा है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। तो अब ये मत कहना सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है, वहां पे दे रखा है अच्छे से, आप उसको देख सकते हो। तो विजुअल डिस्टर्बेंस है वो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है नहीं। लेमोनी टेस्ट इन द माउथ, लेमन का जैसे टेस्ट आता है दोस्तों, वो डाई जो होती है ना, उसका जो टेस्ट होता है वो सोल्टी होता है। कैसे टेस्ट होता है, सोल्टी। तो लेमनी नहीं होता। विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलता, तो इसको मैं क्या समझाऊं भाई, जो देखने को नहीं मिलता तो मैं कैसे बता दूं कैसे विजुअल डिस्टर्बेंस है, नहीं होता है, नहीं देखने को मिलता है, ऐसा थोड़ी बताऊंगा। एक दोस्तों आर्म्स के ऊपर स्मॉल पैटेची देखने को मिलते हैं। एक्चुअली में पैटेची क्या है, पैटेची मतलब ये होता है दोस्तों कि जो स्किन या सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज हैं, उन सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स है ना, वो रैप्चर हो जाती हैं। छोटी छोटी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है दोस्तों, रैप्चर्स हो जाती हैं। उनके रैप्चर होने के कारण क्या होता है, ब्लड कलेक्ट हो जाता है, ब्लड क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पैटेची के नाम से जानते हैं। तीन चीजें और बताता हूं आपको मैं, एक पैटेची, एक परप्यूरा और एक एकाइमोसिस। इन तीनों को समझो, तीनों का कारण एक ही है, ठीक है, कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर ब्लड वेसल्स के रैप्चर होने के कारण ब्लड कलेक्ट हो गया, जो बाहर रेड रेड हमें दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाते हैं, पैटेची, परप्यूरा या एकाइमोसिस कहलाते हैं। बस इनमें अंतर ये है कि कितनी ज्यादा ब्लीडिंग है, कितना बड़ा क्या बन रहा है दोस्तों, उसका डायमीटर बन रहा है, कितना बड़ा क्या बन रहा है, डायमीटर बन रहा है। तो ये डायमीटर सिर्फ अगर 1 से और 3 mm का बनता है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, पैटेची के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर ये 4 से और 10 mm का बन रहा है दोस्तों, मतलब कि लगभग 10 mm 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर तक का बन रहा है तो इसे हम परप्यूरा बोलेंगे। इस सेंटीमीटर में लिखा हुआ भी आ सकता है ऐसे 0.1 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मत कहना सर आपने तो मुझे mm में बता दिया, तो mm सेंटीमीटर होना चाहिए आपको पता, ठीक है। तो एकाइमोसिस जो होता है वो मोर देन 1 सेंटीमीटर का बनता है, मोर देन 1 सेंटीमीटर का बनता है। तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए कि भाई कैसे क्या क्या होते हैं। जैसे नाम है आ गया तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। तो पैटेची क्या है, स्मॉल पैटेची बनने लग जाती है आर्म्स में, तो ये कभी भी डाई के कारण देखने को आपको नहीं मिलेंगी। तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन राइट है, ध्यान रखना। ये सेलेक्ट ऑल द अप्लाई वाला क्वेश्चन जो आजकल आने लग गया है, ये हमारी टेक्निकल टीम ने डाल दिया, तो मैंने भी इसमें ले लिया आपको। ज़्यादातर मैं सेलेक्ट ऑल द अप्लाई में सोच रहा हूँ कि जब पूरा आपका सिलेबस जो जैसे मान लो MSN हो गया तो एक साथ ले आऊंगा उनको और एक साथ करवा दूंगा, है ना। तो फ्लैशिंग ऑफ द फेस और सेंसेशन ऑफ द वार्मथ, ये देखने को इसमें मिलते हैं। तो लिख लो, देखो CT स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट डाई, विद कॉन्ट्रास्ट डाई के
एक्सपेक्टेड आउटकम्स प्लेसिंग ऑफ फेस एंड सेंसेशन ऑफ वार्मथ है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, कुछ नहीं पढ़ना। ए नर्स इज मॉनिटरिंग, एक नर्स मॉनिटर कर रही है एक क्लाइंट को हु इज हैविंग ए कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का कंप्यूटेड टोमोग्राफी हो रहा है और कॉन्ट्रास्ट मीडियम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। विच रेस्पॉन्स, इसमें से कौन सा रेस्पॉन्स है दैट इंडिकेट दैट द क्लाइंट इज हैविंग एन अनटुवर्ड रिएक्शन टू द कॉन्ट्रास्ट मीडियम। अब अनटुवर्ड का मतलब क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड, जो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है दोस्तों जो अनटुवर्ड रिएक्शन जो देखने को नहीं मिलता। अब आपको सर पेल्विक वार्मथ, तो पेल्विक वार्मथ पहली बात तो देखने को नहीं मिलता है, होल बॉडी वार्मथ देखने को मिलता है। वार्मथ जो फीलिंग ऑफ वार्मथ देखी थी ना वो पूरी बॉडी की होती है, एक जगह नहीं होती है, तो ये तो वैसे भी नहीं देखने को मिलता। ठीक है, फ्लैशिंग ऑन फेस दिखाई देता है, पूरे बॉडी के ऊपर ही दिखाई नहीं देता है ज्यादातर। ठीक है, तो वैसे भी ये अनटुवर्ड नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, हाँ जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कहा था यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है ना वो नहीं होना चाहिए। देखो ये रहा, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जब आया, उसको डिफिकल्टी में अगर ब्रीथिंग हो रही है, वो क्या है, अनटुवर्ड रिएक्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सोल्टी टेस्ट इन द माउथ, भाई ये तो होता ही है, जब आप उसको लोगे तो उसका जो टेस्ट है तो सोल्टी होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये लो, इसमें पानी इतना मिला देते हैं कि पता ही नहीं चलता कई बार तो टेस्ट का। तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो लिख लो इसी में, सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट में ये ऑप्शन वही डालूंगा सेम ऐसे कैसे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एक अनएक्सपेक्टेड और अनटुवर्ड रिएक्शन होती है, बस खत्म, ज्यादा नहीं। जो चीज काम का नहीं है ना वहां टाइम वेस्ट नहीं करता मैं बिना बात। ये है क्वेश्चन जहां पर हमें बहुत सारा टाइम देना होगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक क्लाइंट विद ग्लूकोमा, एक क्लाइंट है दोस्तों किसका है, ग्लूकोमा का है। आज के नर्स से पूछता है कि अबाउट द फ्यूचर ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस। क्या पेशेंट को ग्लूकोमा है और पूछ रहा है कि फ्यूचर में मेरा क्या क्या ट्रीटमेंट चलेगा, मुझे क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स एक्सप्लेनेशन इंक्लूड। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज है दोस्तों जो कि नर्स को बताना चाहिए उस पेशेंट को। नर्स उसको बता रही है कि भाई आपको कोलिनर्जिक जो एजेंट है वो नहीं लेने हैं। ठीक है, आपका जो रिप्लेसमेंट है ना सर्जिकल लेंस का वो किया जाएगा। ये जो आपकी पूरी लाइफ है उसके लाइफ के दौरान ट्रीटमेंट कंटिन्यू थेरेपी चलेगी आपका। या फिर आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है दोस्तों उसको क्या किया जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा। ये चार चीजों में से आपको एक ऑप्शन ढूंढना है कि भाई ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में ये क्या चीजें हैं। तो ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट तो बाद में पढ़ेंगे, मैं ग्लूकोमा तो आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तो पहले तो मैं आपको आई पढ़ाऊंगा भाई। अब मैं आपको सीधा ही बताने लग जाऊं ग्लूकोमा ये होता है, तो आप ये पूछोगे सर कहाँ होता है, कहाँ इंट्राओक्युलर प्रेशर क्या बनाता है, कौन है, थोड़ा सा आपको हमें समझो। तो देखो अब मैं आपको थोड़ी सी आई की स्ट्रक्चर बताता हूँ कि बाहर से जब आपको आई को देखो ना तो आपको क्या दिखाई दे। पहले मैं मेरी आई में बता देता हूँ, तो लाइट कौन चाहिए मुझे। अब आप मेरी आप आई देख रहे हो, इस आई में व्हाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको एक व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा होगा इसमें, और बीच में ब्लैक दिख रहा होगा, ब्लैक के बीच में भी एक आपको एक पॉइंट दिखता होगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आई है व्हाइट, ये व्हाइट वाला पार्ट है। तो ये व्हाइट वाला जो पार्ट आपको आई में दिखाई देता है ना दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये व्हाइट वाला जो पार्ट आई में दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो हमारी आंखों को कलर देता है, हमारी आंखों को क्या देता है, कलर। एक तो देखो जैसे हम आई बनाए, अगर देखो ऐसे हम आई बनाते हैं, ठीक है, और आई के अंदर भी ये आई बनाते हैं और एक बीच में एक पॉइंट बनाते हैं। तो ये जो व्हाइट वाला जो है ये क्या है, स्क्लेरा है, ये दैट इज स्क्लेरा। और बीच में बिल्कुल जो पॉइंट है वो सबको पता है, बच्चे को पता है, खाने वाले का नाम, दाने दाने में नाम, प्यूपिल। ठीक है, बीच वाले पॉइंट का नाम क्या है, प्यूपिल है। चलो लाइट ऑन कर लेता हूँ।
और बाकी का जो पोर्शन बच गया इस गोल में ही, जो आप आंखों को किसी की कहते हैं भूरी आंख है, किसी की नीली आंख है, किसी का ये है, किसी का ये है, वो कलर है। तो ये जो कलर प्रोवाइड करता है दोस्तों, ये जो दिखता है इसको बोलते हैं हम आइरिस। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ो। आप ये मत सोचो कि आप आंखों की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, आप सोचो कि आप खुद की आंख की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, पेशेंट की आंख की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे। आपके सामने आप बताओ, आप अपने छोटे भाई को बुलाओ, सो इधर आ, ये क्या है, आंख में सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये क्या है? वो कहेगा क्या गिर गया? गिर गया नहीं, जो सफेद दिखता है वो बताओ। तो आप उसको कहना कि सफेद जो है ना, सफेद मतलब स्क्लेरा, सैफ और सफेद, सैफ और स्क्लेरा, ये स्क्लेरा है। फिर तेरी आंखें भूरी भूरी हैं, ये कौन बना रहा है? आइरिस। और बीच में जो बिल्कुल पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है? आपका प्यूपिल है। ठीक है, ये तो हो गई बाहर से देखने पर। अब हम पूरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि आई के अंदर क्या स्ट्रक्चर बनती है। तो दोस्तों आई के अंदर है ना 3 प्रकार की लेयर होती है आई में। अगर हम बात करें आई में तो 3 प्रकार की लेयर होती है। एक सबसे बाहर वाली लेयर, अभी मैं समझाऊंगा, अभी पहले मैं लिखा रहा हूं, ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं उसे हम। देखो इस क्वेश्चन में ना टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम स्टार्ट हुआ है। अब आगे आई का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं वहां पे इतना टाइम नहीं लूंगा कि आपको दोबारा से बताऊंगा। यहाँ पे मुझे जरूरी है बताना, भाई मैं नहीं पढ़ा सकता बिना समझाए। ऐसे नहीं बस बता दिया कि बढ़ रहा है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ गया, ये हो गया, नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ ना। फिर दूसरा जो लेयर है दोस्तों, दैट इज ट्यूनिका मीडिया। तीसरी जो लेयर है दोस्तों, दैट इज ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, इंटरना। ठीक है, ट्यूनिका जो एक्सटर्ना है इसे हम ट्यूनिका फाइब्रस भी बोलते हैं, जैसे हम फाइब्रस कोट भी बोलते हैं, जैसे हम फाइब्रस कोट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम ट्यूनिका मीडिया या फिर ट्यूनिका वेसिकुलासा बोलते हैं। इसको वेसिकुलर लेयर होती है। तो जो ट्यूनिका जो इंटरना है दोस्तों, वही क्या है? आपकी रेटिना है, या फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं? ट्यूनिका नर्वोसा, वेस्क्यूलोसा लिखो इसको, वेस्क्यूलोसा, ट्यूनिका नर्वोसा, इसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका नर्वोसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूनिका फाइब्रोसा भी बोल दो या फाइब्रस बोल दो। दूसरा ट्यूनिका वेस्कुलोसा और ट्यूनिका नर्वोसा, 3 प्रकार की लेयर होती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। इसके अंदर 2 लेयर आती हैं। एक जो लेयर आती है दोस्तों आपकी, दैट इज कॉर्निया, और दूसरी जो लेयर आती है दोस्तों, दैट इज स्क्लेरा। इसके अंदर 3 लेयर आती हैं। एक आती है आपकी आइरिस, एक आपकी आती है सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी, और तीसरी जो आती है दैट इज कोरोइड। अभी समझा दूंगा, टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि चल क्या रहा है ये। और तीसरी जो लेयर दोस्तों, दैट इज रेटिना। ये आपकी नोट्स बनाने में थोड़ी हेल्प करेगी, इसलिए मैंने लिखा दिया। चलो अब बनाते हैं। मैंने कहा कि आई की बाहरी बार वाली लेयर जो होती है ना, ठीक है, ऐसे देख रहे हो आप, ये आपकी आई है। अलग कलर से बनाता हूँ, एक ऐसे कलर से बनाऊंगा जो थोड़ा सा दिखे कम आपको। ठीक है, कलर पे मत जाना, ऐसे मत कहते ना कि सर ये ग्रीन कलर होता है क्या। ये सबसे बाहर वाली लेयर है दोस्तों। आपकी जो आंखें है ना, उसके चारों तरफ एक एक लेयर और है जो आपको दिख नहीं रही है, जो दिख नहीं रही है, ट्रांसपेरेंट है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉर्निया के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉर्निया। आपको उसे कॉर्निया दिखाओ, मुझे दिखाओ कॉर्निया। तो कॉर्निया आपको नहीं दिखने वाली है, कॉर्निया आपको नहीं दिखने वाली है, क्योंकि कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। तो इसके चारों, इसके ऊपर की तरफ जो लेयर पाई जाती है दोस्तों, दैट इज कॉर्निया, जो कि आपको दिखाई नहीं देगी। हाँ, कॉर्निया पीछे की तरफ जो दोस्तों कॉर्निया होती है, वो कॉर्निया है आपकी, क्या कहलाती है? तो कॉर्निया तो बहुत कम लेयर है। कॉर्निया सिर्फ ऐसे मान लो 1/6 पार्ट है, बाकी का 5/6 जो पार्ट है ना, वो आपकी क्या है दोस्तों? दैट इज स्क्लेरा। जो व्हाइट जो दिखाई दे रही है वो स्क्लेरा। ठीक है, तो यहां देखो मैंने लेयर बनाई कॉर्निया, दूसरी क्या बनाई मैंने आपको? स्क्लेरा। इसके बाद दूसरी लेयर, दूसरी जो लेयर होती है दोस्तों, अब दूसरी लेयर बनाता हूं। चलो कर इसे बना देता हूं, ये लो। दूसरी जो लेयर होती है ना, वो है आपकी कोरोइड। ये वाली जो लेयर यहां पे बना रहा हूं मैं, ये है कोरोइड। देखो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल लगेगा आपको। ऐसे कहो सर कुछ भी नहीं है, ये तो क्या है? कोरोइड जो है दोस्तों, वो यहां पे आके
इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसे करो, हाँ, इनरेगुलर सी हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? सीलियरी बॉडी। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सीलियरी बॉडी के नाम से जानते हैं। इसे हम सीलियरी बॉडी के नाम से जानते हैं, सीलियरी बॉडी। ये लो, सीलियरी बॉडी। और सीलियरी बॉडी जो है वो थोड़ी सी आगे निकलकर, उसको इसका कलर चेंज करना चाहिए शायद सीलियरी बॉडी का, तभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। ये सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी है दोस्तों, थोड़ी सी आगे जाके एक स्ट्रक्चर और बनाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आइरिस के नाम से जानते हैं। जो मैंने आपको आइरिस दिखाया ना आंखों में, जो हमारा कलर दे रहा है, वो क्या है दोस्तों? आपकी आइरिस है। ये आपकी आइरिस है, ये भी आइरिस है, ये भी आइरिस है। आइरिस के बीच में, अब आप देखो, ये बीच वाला गोल वाला जो पार्ट है, मैंने आपको बताया, जो रंग दे रहा है, वो क्या है? आइरिस है। अब उसके बीच में पॉइंट दिख रहा है, वो जो पॉइंट दिख रहा है ना, वो एक तरह से एक छिद्र है, एक होल है। वो क्या है दोस्तों? एक होल है। और वो जो होल जो इसके अंदर बन रहा है दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं? जो अभी मैं बनाऊंगा नहीं यहाँ पे, उसको मैं बनाने वाला नहीं हूँ। ये जो होल है दोस्तों, ये होल यहाँ पे, ये क्या कहलाता है? आपका प्यूपिल कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका प्यूपिल कहलाता है। तो प्यूपिल एक तरह से, जो प्यूपिल है ना, वो एक तरह से आपका क्या है? इसमें होल है। किसके अंदर होल है दोस्तों? ये पूछे तो आइरिस के अंदर। आइरिस के अंदर एक क्या है? होल है, ये एक प्यूपिल आपका, ठीक है। अब बच गया आपका इसमें तीसरी लेयर। तीसरी जो लेयर होती है दोस्तों, दैट इज रेटिना। तीसरी जो लेयर होती है वो आपकी कौन सी होती है? रेटिना होती है। तो ये तीसरी लेयर आपकी, ये हो गई आपकी रेटिना। तीसरी लेयर आपकी होती है रेटिना। तो तीनों लेयर आपको मैंने बता दी है, ठीक है। यहां पर जो सीलियरी बॉडी है ना, उससे कुछ लिगामेंट्स निकलते हैं, ठीक है। सीलियरी जो बॉडी होती है दोस्तों, उससे कुछ क्या निकलते हैं? लिगामेंट्स निकलते हैं। देखो यहाँ पर ये लिगामेंट निकल गया, यहाँ पर ये लिगामेंट निकल गया। और ये जो लिगामेंट्स जो होते हैं ना दोस्तों, इनको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। क्या पकड़ने का काम करते हैं? ये सस्पेंशन करने का, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। और सस्पेंसरी लिगामेंट क्यों बोलते हैं भाई इनको? क्योंकि ये सस्पेंसरी लिगामेंट दोस्तों क्या काम करते हैं? जो लेंस है ना, उसको होल्ड करते हैं। जो हमारे आंखों का जो लेंस है ना दोस्तों, उसको क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये आपका क्या है? लेंस है। ये क्या है? लेंस है। देखो पूरी स्ट्रक्चर दोबारा से सुनो, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आएगी। बाहरी बाहर वाली लेयर जो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो क्या है दोस्तों? कॉर्निया है। कॉर्निया की जो पीछे की तरफ है, इस प्रकार से जा रहा है ना ये स्ट्रक्चर में, आप ऐसे देखोगे तो ये क्या है दोस्तों? आपका स्क्लेरा है। तो पहली लेयर में क्या क्या आया? आगे कॉर्निया, पीछे की तरफ स्क्लेरा। 5/6 भाग स्क्लेरा, 1/6 भाग आपका क्या हो गया? कॉर्निया हो गया। फिर दूसरी लेयर आई। दूसरी लेयर हम पीछे से याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। तो पीछे की तरफ से कोरोइड है, उसके बाद सीलियरी बॉडी है, उसके बाद क्या है? आइरिस है। आइरिस, ये वाला जो कलर वाला पॉइंट है, इसमें जो गैप होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? प्यूपिल के नाम से जानते हैं। इस गैप को हम प्यूपिल के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो लेयर होती है दोस्तों आपकी क्या होती है? रेटिना होती है। तीसरी जो लेयर होती है रेटिना होती है, ठीक है। तीसरी लेयर क्या होती है? रेटिना होती है। अब देखो यहां पर जो ऑप्टिक जो नर्व है वो एंटर करेगी। तो ऑप्टिक नर्व को एंटर कराओ, रुको वापस करो, ऐसे नहीं चलेगा। ऑप्टिक नर्व को एंटर ऐसे कराएंगे, ठीक है। यहां से दोस्तों रेटिना से ऑप्टिक जो नर्व है वो क्या करती है दोस्तों? रेटिना से क्या एंटर करती है? इधर से ऑप्टिक नर्व क्या करती है दोस्तों? एंटर करती है। एक तरह से लिख लो। तो इस जगह को हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। किस नाम जानते हैं? ऑप्टिक डिस्क के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। इसे और कुछ लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इधर से विजन नहीं बनता है, जहां से एंटर करती है वहां पर विजन नहीं बनता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। कहीं पर भी पड़ जाए लाइट रेटिना के ऊपर विजन बनेगा, लेकिन अगर ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ गया तो विजन नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए हम किस नाम जानते हैं? ब्लाइंड स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। अब एक स्पॉट और होता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं ड्रैक्युला का भाई मैक्यूला, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? जो आपका ड्रैक्युला है ना, उसका एक भाई होता है। तो रेटिना के ऊपर एक पॉइंट होता है, रेटिना के ऊपर ड्रैक्युला का भाई मैक्यूला होता है। क्या होता है दोस्तों? मैक्यूला। ड्रैक्युला ने लूट लिया तो मैक्यूला लूटिया भी बोल देते हैं इसको, आप सिर्फ मैक्यूला याद रख लो। ये जो मैक्यूला जो है ना दोस्तों, ये आपको विजन देता है। ये क्या देता है? विजन देता है ये। और मैक्यूला के अंदर भी बीच में एक पॉइंट होता है। अगर ये पूरा मैक्यूला है तो इसके बीच में भी एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो फोबिया का भाई फोबिया, फोबिया का भाई फोबिया, ठीक है। फोबिया सेंट्रलिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैक्यूला में भी एक पॉइंट होता है दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं? फोबिया बोलते हैं।
ये हमें सेंट्रल विजन प्रोवाइड करता है। अगर लाइट यहाँ पे गिरती है, लाइट यहीं पे गिरती है, यहीं पे विजन बनता है सेंट्रल विजन, तो वो सेंट्रल विजन, या इसे हम किस नाम से जानेंगे, फोवियल विजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये फोविया है तो फोवियल विजन भी हम इसे बोलते हैं। बाकी के कहीं पर भी विजन पड़ेगा तो वो नॉन फोवियल विजन रहेगा या फिर वो पेरिफेरल विजन रहता है। बाकी कहीं भी लाइट गिर रही है तो वो पेरिफेरल विजन बनाएगी। यहां पर अगर लाइट गिरती है दोस्तों तो ये सेंटर विजन बनाएगी आपका, बिल्कुल सेंटर वाला जो विजन है, बिल्कुल आपको बीच में जो दिखाई दे रहा है वो सेंटर विजन कौन बनाता है, मैक्यूला, और मैक्यूला में भी कौन सा पॉइंट बनाता है, फोविया बनाता है। और बाकी का जो विजन है, और कहीं भी जो लाइट गिरती है, सब कहीं गिरेगी लाइट, तो यहाँ भी गिरेगी, इधर भी गिरेगी, बाकी की जो लाइट कहीं गिर रही है दोस्तों वो कौन सा विजन बनाती है, आपका पेरिफेरल विजन बनाती है। बाकी का विजन कौन सा विजन बनाती है, पेरिफेरल विजन बनाती है। ठीक है, तो ये आपकी आई की स्ट्रक्चर हो गई। चलो अब एक बार इमेज में भी दिखा देता हूँ आपको। सर इसमें बता दिया, ऐसे तो बताओ थोड़ा सा, लो इसमें भी बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। लाइट को बंद कर लेते हैं, चलो आ जाओ, समझना हमारा मकसद है ना, हमारा मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर ये लेयर इसको दिखा दिया लेकिन वैसे दिखती नहीं है, तो ये लेयर जो आपकी दोस्तों वो कौन सी है, कॉर्निया है। और ये वाली जो लेयर जो पीछे की तरफ बन गई आपकी, ये वाली, अच्छा दूसरे कलर से बनाना है, चलो रुको दूसरा कलर लो, ये लो। ये जो दूसरी बाकी की लेयर जो पीछे की तरफ जाएगी तो ये कॉर्निया पीछे की तरफ क्या कहलाएगी दोस्तों, आपकी स्क्लेरा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्क्लेरा। इसके बाद में यहां पर दूसरी जो लेयर आएगी दोस्तों, अब अगर पीछे से लोगे तो ये जो लेयर है आपकी, दूसरे कलर से लेते हैं, हम लेते हैं ये ग्रीन कलर ले लेते हैं, चलो। तो ये दूसरी लेयर आ गई, ये कोरोइड है, ठीक है। दूसरी जो लेयर है दोस्तों दैट इज कोरोइड। और कोरोइड यहां पे जाके क्या बनाती है, कोरोइड यहां पे जाके क्या बनाती है, आपका सीलियरी बॉडी। और सीलियरी बॉडी से आगे क्या बना रही है दोस्तों, आइरिस। तो यहां पर ये क्या बनाती है, आइरिस बनाती है, आइरिस। और आइरिस के बीच में जो गैप होता है ये क्या है, यहाँ पे ये प्यूपिल है, ये क्या है, प्यूपिल। और अंदर वाली जो लेयर है उसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं। तो ये अंदर वाली जो लेयर है दोस्तों दैट इज रेटिना। ये अंदर वाली जो लेयर है ये क्या है, आपकी रेटिना है। यहां से एंटर कर रही है नर्व, तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्टिक डिस्क कहलाएगा। इसे किस नाम जानेंगे, ऑप्टिक डिस्क के नाम जानेंगे, बस, और ज्यादा डिटेल नहीं। अब आ जाओ, अगर हम बात करें तो इसमें दो प्रकार के फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो प्रकार के क्या प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। एक जो फ्लूइड है वो लेंस के पीछे पाया जाता है, देखो यहाँ पे लेंस है, तो लेंस के पीछे की तरफ जो फ्लूइड पाया जाएगा दोस्तों, इसे हम विट्रस ह्यूमर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं, विट्रस ह्यूमर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इसे हम पोस्टीरियर सेगमेंट भी बोलते हैं। लेंस से आगे वाला जो पार्ट है वो एंटीरियर सेगमेंट कहलाता है, और लेंस से पीछे वाला जो पार्ट है दोस्तों वो पोस्टीरियर सेगमेंट कहलाता है। तो ये क्या है, आपका पोस्टीरियर सेगमेंट है, पोस्टीरियर सेगमेंट। और ये वाला जो आगे वाला जितना भी पार्ट है पूरा, ये पूरा वाला जो पार्ट है दोस्तों ये क्या कहलाएगा, आपका एंटीरियर सेगमेंट कहलाएगा, एंटीरियर सेगमेंट। तो पीछे की तरफ जो फ्लूइड होता है दोस्तों इसे हम विट्रस ह्यूमर फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जेल लाइक होता है, गाढ़ा होता है ये, ठीक है, जिलेटिन लाइक फ्लूइड होता है ये। अमाउंट में भी एक्वस ह्यूमर की तुलना में ज्यादा होता है, लगभग 4 ml के करीब होता है ये, जबकि एक्वस ह्यूमर सिर्फ 0.3 ml ही होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है दोस्तों, भाई ये आई की शेप बनाने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, आई बॉल की शेप बनी रहे उसके लिए क्या होता है, जरूरी होता है। ये स्ट्रक्चर जो है ना आई की, ये जब लेंस मान लो लेंस का आगे बल्जिंग हो जाए किसी भी कारण से और कुछ हो तो वो स्ट्रक्चर नहीं बिगड़े, तो ये आई की जो स्ट्रक्चर है दोस्तों उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है, उसको बनाए रखता है ये। और एक दूसरे चोट टूट लग जाए तो शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है कि डायरेक्टली रेटिना के ऊपर चोट नहीं लगे, क्योंकि डायरेक्टली रेटिना पे नहीं लगेगी ना चोट, अगर डायरेक्ट लगेगी तो फ्लूइड में से होके जाएगी वो, तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। मेन काम क्या करती है, शेप को बनाए रखता है। अब दूसरा जो फ्लूइड है ना दोस्तों जो एंटीरियर सेगमेंट में पाया जाता है, मतलब लेंस से आगे की तरफ पाया जाता है, वो कौन सा होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, वाटर लाइक फ्लूइड होता है ये, बिल्कुल, ठीक है। विट्रस थोड़ा सा जिलेटिन लाइक होता है। ये कैसा होता है दोस्तों, आपका जो ये एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड होता है ये बनता रहता है। ये विट्रस ह्यूमर एक बार बन गया तो लाइफ टाइम में बना रहता है, एक बार ही बनता है, बार बार नहीं बनता। विट्रस ह्यूमर बनता भी है, इसके बाद में वापस ड्रेन भी हो जाता है, बनता है ड्रेन हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा इसके बारे में। तो यहां से जो इसके भी दो सेगमेंट होते हैं, एंटीरियर जो सेगमेंट है उसके भी दो चैम्बर होते हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट है पूरा एंटीरियर सेगमेंट है, ये भी एंटीरियर सेगमेंट, मैंने कहा था कि लेंस से आगे है, तो लेंस से आगे ना तो पूरा ही सेगमेंट एंटीरियर सेगमेंट होगा, ये पूरा एंटीरियर सेगमेंट होगा ये, ठीक है, ये पूरा एंटीरियर सेगमेंट होगा, ये भी ये पूरा क्या है दोस्तों, एंटीरियर सेगमेंट है। दिस इज एंटीरियर सेगमेंट। ग्लूकोमा पढ़ाने के लिए मुझे बहुत जरूरी है चीजें पढ़ाना, मुझे मजा नहीं आ रहा आपको आई की स्ट्रक्चर पढ़ाने में कि भाई मजा आ रहा है, ठीक है। तो एंटीरियर जो सेगमेंट है दोस्तों उसके भी अंदर भी दो चैम्बर होते हैं,
इसके अंदर भी क्या है, दो चैम्बर है, एक एंटीरियर चैम्बर है, एक इसका पीछे की तरफ, तो ये पोस्टीरियर चैम्बर हो गया। ये वाला चैम्बर हो गया, एंटीरियर चैम्बर हो गया, और एक इसमें देखो, एक इससे आगे की तरफ जो आपका जो आइरिस है उससे आगे की तरफ, और एक इससे पीछे की तरफ, तो ये क्या हो गया आपका पोस्टीरियर चैम्बर हो गया। अब आपको क्या देखना है, अब इसमें एक चीज और बताऊंगा मैं, यहां से तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि मुझे यहां से दोस्तों जो सीलियरी बॉडी है, इस जगह से जो एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है ना वो बनेगा। आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है, जरूरी है ये आपके लिए। यहां से आपका एक्वस ह्यूमर फ्लूइड बनेगा, ठीक है, यहां से एक्वस ह्यूमर फ्लूइड बनेगा, और ये फ्लूइड बनकर दोस्तों आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप है। अब जब ये फ्लूइड आगे की तरफ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये एक जो एंगल दिख रहा है ना, इस एंगल पे, इस एंगल के ऊपर, ठीक है, ये जो आइरिस है और ये जो कॉर्निया है, इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, एक एंगल होता है। इस एंगल को हम बोलते हैं ट्रेबिक्युलर मैश वर्क। इसे हम किस नाम से जानते हैं यहाँ पे, इसको वैसे आइरिस एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, आगे बताऊंगा, फिर मत कंफ्यूज होना। ट्रेबिक्युलर मैश वर्क बोलते हैं। कहाँ पे बनी है, देखो यहाँ पे आइरिस है, ये वाली लेयर कॉर्निया है, तो आइरिस और कॉर्निया के बीच में एंगल बन रहा है, यहाँ भी आइरिस और कॉर्निया के बीच में, तो ये जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड बनता है ना, सीलियरी बॉडी से बन रहा है, और यहाँ पर जाकर क्या हो जाता है दोस्तों, ये ड्रेन हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ से बना, और एंटीरियर जो चैम्बर है उसमें जाके क्या हो गया दोस्तों, ये ड्रेन हो गया। तो इस प्रकार से इसका बनता है ये एक्वस ह्यूमर फ्लूइड, और इस प्रकार से ड्रेन होता है। यहाँ से बनेगा, ऐसे जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्रेन हो जाएगा। एक्वस ह्यूमर फ्लूइड काम क्या करता है, एक्वस ह्यूमर फ्लूइड दोस्तों हमारी जो आईज है उसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो उनको न्यूट्रिशन देने का काम करता है ये, ठीक है, उनको न्यूट्रिशन देने का काम करता है, जैसे कि आपकी लेंस और आपकी कॉर्निया। ठीक आ रही थी, आप भी नहीं गई सॉरी। तो यहां पर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो इसके कारण हमने आपको बता दिया कि इस जगह से बनेगा और ऐसे जाएगा और अंदर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलो एक बार इसमें भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अगर दिखे तो। वैसे तो इस स्ट्रक्चर में मैंने ज़्यादा अच्छा बनाया है, यहाँ पे थोड़ा सा कम दे रखा है, ठीक है, आइरिस को थोड़ा सा दे रखा है। तो इस प्रकार से बनता है, यहाँ से जाता है, यहाँ पे जाके क्या हो जाता है दोस्तों, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, इधर से बनता है, इधर से आता है, इस जगह पे जाके क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये भरा हुआ रहता है एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। ये आपका लेंस है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोमा की। अब हम ग्लूकोमा पे आ जाते हैं। तो ग्लूकोमा के अंदर होता क्या है तो ये एक्वस ह्यूमर फ्लूइड एक प्रेशर बनाता है, उस प्रेशर को हम किस नाम जानते हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ठीक है। एक एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है दोस्तों, वो प्रेशर बनाता है, उस प्रेशर को हम किस नाम जानते हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर के नाम से जानते हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर के नाम से हमसे जानते हैं। इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टोनोमीटर का यूज करते हैं, टोनोमेट्री भी लिखा हुआ जाता है कई बार, इसका यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो ये अगर मान लो एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है दोस्तों, उसकी अमाउंट क्या हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए, तो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों इसके कारण इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंक्रीज इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर है दोस्तों, उसे हम किस नाम जानते हैं, ग्लूकोमा के नाम जानते हैं। नॉर्मल इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर है 10 से 21 mm ऑफ Hg होता है। तो अगर 21 mm ऑफ Hg से ये ज्यादा हो जाता है दोस्तों, तो फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे ग्लूकोमा में और भी सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में आपको एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। ग्लूकोमा के अंदर दोस्तों 3 सिम्टम देखने को मिलते हैं, ये बाद में बताऊंगा इमेज के बारे में। ग्लूकोमा की डायग्नोसिस सिर्फ हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने से नहीं बना सकते हैं, हम डेफिनेशन में जरूर पढ़ लेते हैं कि भाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ गया तो ग्लूकोमा कहलाता है, लेकिन एक्चुअली में हमें 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। उसको याद करने के लिए मैं आपको लिखा देता हूं OIL, ठीक है, OIL। आई का मतलब क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज्ड ऑयल हो गया ना, ऑयल, ठीक है, याद रखना, ऑयल मतलब तेल। आई फॉर इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ये तो एक है ही,
तो इंक्रीज इंट्रा ओकुलर जो प्रेशर है दोस्तों ये होना, या फिर ऑप्टिक जो डिस्क है उसका क्या होना, डैमेज होना, जहां से एंटर कर रही है आपकी क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व। और तीसरा जो है दोस्तों वो है लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन। तो इन तीनों सिम्टम में से अगर दो सिम्टम भी अगर प्रेजेंट है ना दोस्तों, अगर इन तीनों सिम्टम में से दो भी प्रेजेंट है तो किस चीज को शो करते हैं, उस पेशेंट को क्या है, ग्लूकोमा है। ठीक है, तो टू और मोर सिम्टम्स, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं। हो सकता है कि उसको इंक्रीज आईओपी तो रहेगा, या तो उसको ऑप्टिक डिस्क डैमेज रहे, या फिर क्या रहे, लॉस ऑफ विजन। लेकिन एक्चुअली में चलता किस क्रम में है ये, पहले पेशेंट का आईओपी बढ़ता है, फिर उसका ऑप्टिक नर्व क्या होता है, डैमेज होता है, और ऑप्टिक नर्व की डैमेज होने के कारण क्या होता है दोस्तों, लॉस ऑफ विजन देखने को मिलता है। आप तीन सिम्टम याद रखना कि भाई क्या क्या चीजें होती है, किस क्रम में चलता है, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है। तो ऑप्टिक डिस्क डैमेज, इंक्रीज्ड आईओपी या लॉस ऑफ विजन, अगर इन तीन में से दो भी प्रेजेंट है तो ये किसको शो करता है, ग्लूकोमा को। लेकिन डेफिनेशन में जरूर ध्यान रख लेना कि आईओपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आपको समझाता हूँ कि कैसे ग्लूकोमा नहीं है सिर्फ आईओपी का इंक्रीज होना। अगर सिर्फ दोस्तों आईओपी इंक्रीज हो रहा है ना, इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और कोई सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे हम इंट्राओकुलर हाइपरटेंशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इंट्राओकुलर हाइपरटेंशन क्या होगा, ओनली आईओपी इंक्रीज, कोई सिम्टम नहीं आएगा, ओनली क्या होगा दोस्तों, आईओपी इंक्रीज होगा। लेकिन एक होता है नॉर्मल प्रेशर टेंशन ग्लूकोमा, एक क्या होता है, नॉर्मल प्रेशर टेंशन ग्लूकोमा होता है दोस्तों। इस नॉर्मल प्रेशर टेंशन ग्लूकोमा में क्या होगा, इसके अंदर आपका जो इंट्राओकुलर जो प्रेशर है ना वो नॉर्मल रहेगा, फिर भी पेशेंट की ऑप्टिक जो नर्व है ना वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ऑप्टिक नर्व क्या हो जाती है दोस्तों, डैमेज हो जाती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, नॉर्मल प्रेशर या फिर नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर या फिर प्रेशर की जगह टेंशन बोलो, नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसमें आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल रहेगा, फिर भी उसकी ऑप्टिक नर्व क्या हो सकती है दोस्तों, डैमेज हो सकती है। तो ये भी ध्यान रखना। इस बात ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा वही आ गया Ne2O3 जो मैंने आपको अभी पीछे लिखा है वही। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, ग्लूकोमा के नाम से जानेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आईओपी इंक्रीज होना नहीं होता है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो उसमें जब पढ़ते हैं भाई आईओपी तो इंक्रीज होता ही है, तो उस वे में हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे सिम्टम हम और भी देखते हैं तो उसको भी आपको याद रखना है। अब इसमें आप कंफ्यूज कैसे नहीं होगे, मैंने आपको क्रम बताया कि पहले आईओपी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पहले वाले में क्या हो गया, आईओपी इंक्रीज हो गया। फिर दूसरा क्या होता है दोस्तों, ऑप्टिक डिस्क डैमेज होती है। तो दूसरे वाले में देखो अब इसमें क्या हो रही है, ऑप्टिक जो डिस्क है, नर्व लिख दिया मैंने, ऑप्टिक जो डिस्क है वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। और तीसरे वाले में तीनों में से दो एक आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो विजन है उसका क्या होगा, लॉस होगा, लॉस ऑफ विजन होगा। इस सीक्वेंस में चलता है ये, है ना। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट दोस्तों, ये भी दो प्रकार का होता है, ग्लूकोमा दो प्रकार का होता है। वैसे हम अगर और डिटेल में पढ़े ना, कैसे पढ़ते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी भी दो प्रकार का होगा। ठीक है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा, और एक होता है सेकेंडरी कि अगर आप और किसी रीजन के कारण ग्लूकोमा हो, जैसे आप सर्जरी कर रहे हो उसके कारण ग्लूकोमा हो जाए तो वो सेकेंडरी कहलाता है। बस इतना डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा। अगर प्राइमरी भी लिखा हुआ आ रहा है ना दोस्तों तो भी वही बात है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा लिखा हुआ है तो भी वही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना। क्लोज एंगल ग्लूकोमा लिखा हुआ है तो भी वही बात है, लेकिन प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा लिखा हुआ है तो भी वही बात होगी। ठीक है, अब इसका प्रीवेलेंस कि मतलब ज्यादा कौन सा होता है, तो ओपन एंगल जो ग्लूकोमा है ना वो लगभग 80% केस के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि क्लोज एंगल ग्लूकोमा 20% में। अगर किसी भी पेशेंट को ग्लूकोमा हो रहा है तो 80% ये चांसेस रहेंगे कि उसको क्या होगा, ओपन एंगल होगा, और 20% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा देखने को मिलता है। अब ईटियोलॉजी, ये ईटियोलॉजी पूरे ओपन एंगल और क्लोज एंगल को क्या कर देगा दोस्तों, डिफाइन कर देगा। ठीक है, ओपन एंगल में क्या होगा, वापस से मैं वही मेरी जो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है उसी पे आऊंगा मैं, इसी से आपको समझाएगा। ओपन एंगल का मतलब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर ये जो ट्रेबिकुलर मेसवर्क जो है ना, जो स्ट्रक्चर जहां पर वापस जाके जो फ्लूइड जा रहा है, जहां से ड्रेन हो रहा है, ठीक है, वापस से ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच रहा है, उसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। बिल्कुल ब्लॉक नहीं होगा, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रेबिकुलर मेसवर्क। चाहे उसके अंदर फाइब्रोसिस हो, कोई भी रीजन हो सकता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रेबिकुलर। अब ये मत कहना ट्रेबिकुलर मेसवर्क क्या है, वो स्ट्रक्चर है जहां से वापस जाता है फ्लूइड, मेसवर्क। तो ऑब्स्ट्रक्शन जब ट्रेबिकुलर मेसवर्क के अंदर क्या हो जाए दोस्तों, आपका मेसवर्क नहीं मेसवर्क है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसके कारण क्या होगा, जो फ्लूइड है वो जाएगा तो सही, ड्रेन तो होगा लेकिन कम ड्रेन होगा, तो लेस ड्रेनेज होगा, लेस ड्रेनेज होगा।
लेकिन यहां पर क्या होगा दोस्तों, कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाता है, तो ब्लॉकेज हो जाएगा, तो उसके इसलिए हम उसको बंद हो गया, वो वहां पर क्या चालू तो है लेकिन यहाँ पर क्या हो चुका दोस्तों, ये बंद हो चुका, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, भाई यहाँ पर ब्लॉकेज हो गए हैं बिल्कुल। उस ब्लॉकेज के कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे रीजन मानते हैं, ऐसे कहते हैं कि एज बढ़ती है ना, तो एज बढ़ती है तो क्या होता है कि ये लेंस जो है ना, देखो आपको समझाता हूं, जो ये लेंस जो है ये आगे की साइड क्या मारता है, धक्का मारता है। आगे की साइड जब धक्का मारेगा तो ये इस आइरिस के धक्का मारेगा, जब आइरिस के धक्का मारेगा ना तो ये आइरिस ऊपर की तरफ जाएगी, जब ये आइरिस ऊपर की तरफ जाएगी तो ये जो एंगल जो जहां पर जा रहा है फ्लूइड वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखो ऐसे समझाता हूं, ये कॉर्निया हो गया, ये पीछे हो गया, अभी इसको छोड़ो, ठीक है, अभी तो सिर्फ इतना समझो, ये लेंस है, ठीक है, ये क्या है, लेंस है। यहाँ पर ऐसे मान लो ये क्या है, आइरिस है, यहाँ पे आइरिस है और यहाँ पे आइरिस है, तो ये लेंस क्या होगा दोस्तों, ये वाला जो एंगल है ये यहाँ पर ट्रेबिकुलर मेसवर्क है, हमने ये पढ़ा है। तो एक्चुअली में ये क्या करता है दोस्तों, लेंस इसको धक्का मारता है, अब इसको धक्का मारेगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ये थोड़ी सी ऐसे हो रही है, तो ये यहाँ पर इसको क्या करेगा दोस्तों, ये क्लोज करने का काम करेगा, तो यहाँ से जो एक्वोसोमल फ्लूइड यहाँ से बना तो ये वापस से यहाँ पर क्या नहीं कर पाएगा, ट्रेबिकुलर मेसवर्क तक नहीं पहुंच पाएगा। तो लेंस के एज के कारण आगे की साइड बल्जिंग होना, उसके कारण भी क्या हो सकता है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो सकता है, ठीक है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो सकता है, कई सारे रीजन है उसके, है ना। तो एक तो ब्लॉकेज हो गया रीजन, एक क्या हो गया, एज के बढ़ने के कारण, एज बढ़ेगी तो लेंस आगे की तरफ जाएगा, लेंस फॉरवर्ड बल्ज होगा, और आइरिस उसको क्या कर देगा, आइरिस ब्लॉक द एंगल, आइरिस उस एंगल को क्या करता है, बंद कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, उसके कारण भी हो सकता है। या फिर दोस्तों प्यूपिल के डायलेशन के कारण भी, ऐसे कहते हैं अगर परसिस्टेंटली प्यूपिल अगर डायलेट रहे ना, परसिस्टेंटली प्यूपिल के डायलेशन के कारण भी क्या हो सकता है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो सकता है, कि प्यूपिल के डायलेट होने के कारण परसिस्टेंटली अगर प्यूपिल क्या रहा दोस्तों, डायलेट रहा, उसके कारण भी क्या देखने को मिल सकता है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा देखने को मिल सकता है। तो ये सारे इसके रीजन है, इसका सिंपल से एक रीजन है, ट्रेबिकुलर मेसवर्क के अंदर क्या आ जाए दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो उसके कारण कम मात्रा में, तो इसलिए अब देखो कम मात्रा में होगा तो मतलब ड्रेनेज तो होगा, तो मैं अगर आप ये पूछूं कि किसके अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर इन दोनों में भी कंपेयर करें तो किसमें ज्यादा होगा, तो क्लोज एंगल में होगा ना, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो ये एक तरह से इमरजेंसी है, एक तरह से क्या है दोस्तों, इमरजेंसी की कंडीशन होगी कि वहीं पेशेंट को देखना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट का लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज होता है, तो इसलिए ध्यान रखना कि यहाँ पे ओपन एंगल के अंदर क्या होगा, ये क्या होता है दोस्तों, क्रोनिक होता है या फिर ग्रेजुअल होता है, आराम से इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, तो ये ग्रेजुअल होता है, जबकि ये क्या होता है दोस्तों, आपका एक्यूट होता है, ये क्या होता है आपका एक्यूट होता है, एकदम से एंगल वो बंद होता है ज्यादातर, है ना, इसके कारण होता है। पेन इसमें पेन होता है या फिर नहीं के बराबर होता है, तो पेन लेस होता है दोस्तों ये, और यहाँ पर पेन होता है, यहाँ पर क्या होता है, पेन होता है, सीवियर पेन भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सिम्टम्स इसके अंदर आएंगे तो धीरे धीरे आ रहे हैं, तो माइल्ड सिम्टम्स आएंगे इसके अंदर, जबकि इसके अंदर यहाँ पर जो सिम्टम्स आएंगे ये सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, इमरजेंसी की तरह देखा जाएगा इन सिम्टम्स को हमें। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद साइन सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा की बात करते हैं। तो ग्लूकोमा में बस 2 सिम्टम याद रख लो, बहुत है आपके लिए। एक आता है दोस्तों टनल विजन के अंदर क्या होता है कि टनल जो होती है ना, सुरंग, आप उसको अगर आप सुरंग को देखोगे ना तो आपको दूर तो कैसे दिखाई देगी, सेंटर की चीजें तो आपको दिखाई देगी लेकिन दूर दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। तो टनल विजन में क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोमा में पेरिफेरल जो विजन है ना वो उसका लॉस हो जाता है, तो पेरिफेरल विजन लॉस। सेंट्रल जो विजन है, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल विजन कैसे बनता है, मैंने आपको हर चीज बता रखी है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर मैक्यूला के ऊपर लाइट पड़ती है तो वहां पे जो विजन बनता है वो सेंट्रल बनता है, उसके अलावा कहीं भी जो विजन बन रहा है वो कौन सा बनेगा, पेरिफेरल बनेगा। तो इसमें पेरिफेरल जो विजन है दोस्तों उसका क्या हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है, और सेंट्रल विजन देखने को मिलता है। अभी समझाऊंगा, अभी आपको टेंशन मत करो। एक इसमें देखने को मिलता है कलर्ड हेलोज, कि आपको अब जब देखोगे ना तो कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आपको लाइट सी दिखाई देगी, आपको जो चीज दिख रही है ना दिखेगी तो सही, लेकिन उसको चारों तरफ से लगेगा कि लाइट हो, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, कलर्ड हेलोज के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। बाकी की जो मैंने आपको चीजें बताई दी है, इसमें पेन देखने को मिलता है, इसमें नहीं देखने को मिलता, वो मैंने आपको सब समझा दिया। अब एक बार मैं पेरिफेरल विजन समझाता हूं।
ये इमेज देखो एक बार, ये इमेज, इस इमेज में क्या दिख रहा होगा, अगर आपको दिख रहा हो तो सेंटर की चीज तो दिख रही है, तो यहाँ तो आपको फिर भी दिख रहा है कि घर सा है, बाकी सब घुमा हुआ सा दिख रहा है, बस ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, टनल विजन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, टनल विजन के नाम जानते हैं। तो टनल मतलब सुरंग, ये सुरंग है, इस सुरंग में देखो आप ऐसे जाती है सुरंग, ऐसे ऐसे, मतलब सेंटर की चीज तो हमें दिखाई देगी, यहाँ पर क्या है, पेरिफेरल ऐसे छोटा होता जाता है, तो सेंट्रल विजन दिखाई देता है, बाकी का विजन दिखाई नहीं देता। सिर्फ एग्जांपल के लिए ये बड़ा बनाया है, ये ऐसा विजन दिखाई देता है टनल विजन में। चलो आ जाओ नेक्स्ट। एक इलेक्ट्रीशियन हो रखना पड़ेगा मुझे, लाइट को बार बार बंद करना और ऑन रखना। अब इसमें कुछ ड्रग्स यूज करते हैं, उनके बारे में हम क्या करते हैं दोस्तों, बात करते हैं। तो एक इसमें जो ड्रग्स है वो यूज करते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर हम प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, एनालॉग देते हैं। एग्जाम्पल के लिए लता जी को आप कह रहे हो, लता मंगेशकर जी को, लता नो नहीं, प्रोस्ट नहीं दो, तो लगता है नो प्रोस्ट, लेटेनोप्रोस्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, लेटेनोप्रोस्ट। तो एक ड्रग देते हैं हम लेटेनोप्रोस्ट, ये यहाँ की मसल्स को क्या कर देता है दोस्तों, रिलैक्स कर देता है, ठीक है, आई की मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, या ड्रेनेज जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, इसे हम फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में यूज करते हैं। यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग ओपन एंगल में। इसके बाद में और क्या यूज करते हैं, इसके अलावा दोस्तों हम यूज करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग यूज करते हैं, जो कि आउटफ्लो को क्या करती है, इंक्रीज करती है, ड्रेनेज को बढ़ाती है, जैसे कि पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन क्लोज एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा। अब कोई भी फ्लूइड है उसको अगर आप बाहर निकालोगे तो प्रेशर थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम देते हैं उसको डाईयूरेटिक्स, तो हम डाईयूरेटिक्स भी देते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप इसमें लिख सकते हो एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड, ठीक है। एक हो रहा है डोरजोलामाइड, डोरजोलामाइड चिल्ड्रन के अंदर यूज करते हैं, चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड के अंदर अगर ग्लूकोमा होता है, ग्लूकोमा की अगर वैसे अगर जन्म के साथ प्रेजेंट है तो कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा कहलाता है, एक साल के बच्चे में प्रेजेंट इन्फेंटाइल ग्लूकोमा कहलाएगा, और अगर यंगर एज में प्रेजेंट है तो जुवेनाइल कहलाएगा, और एडल्ट जो है तो वो तो है ही, ठीक है। तो एसिटाजोलामाइड और जो डोरजोलामाइड है दोस्तों वो भी हम यूज करते हैं, जो कि एक डायूरेटिक्स का काम करते हैं, पीसीटी पे काम करता है, थोड़ा सा फ्लूइड को कम करेगा, फ्लूइड को कम करेगा तो एक्वस ह्यूमर भी थोड़ा सा क्या बनता है, कम बनता है, ठीक है, कम बनेगा तो जो ड्रेनेज है वो कम भी हो तो भी काम चल सकता है, तो बनेगा ही कम ये, तो इसलिए ये ड्रग भी हम इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। मेन ड्रग मैंने आपको बता दी। इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों दो सर्जरी करते हैं हम इसमें, इरिडेक्टोमी, एक इरिडोटोमी, इरिडेक्टोमी और इरिडोटोमी, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम आइरिस को हल्का सा कुछ आइरिस के पार्ट को कट करें, पूरा नहीं कि आप आइरिस को हटा दोगे, ठीक है, आइरिस तो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, आइरिस तो आपको दिखाई दे रही है जो कलर बना रही है आई का, तो उसके कुछ पार्ट को अगर हम कट कर देते हैं तो कटोमी कहलाएगा। या फिर दोस्तों उसके अंदर हम एक स्मॉल होल बनाए, आइरिस में क्या बनाए, एक स्मॉल होल बनाए, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, इरिडोटोमी के नाम से जानते हैं। सॉरी, अब आ जाते हैं वापस। एक चीज और ध्यान रखना, ग्लूकोमा का जो ट्रीटमेंट जो चलता है ना वो लाइफ लॉन्ग चलता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना।
आगे मैं आपको और कुछ भी ड्रग्स हो आएंगी तो बता दूंगा ना, अभी इतनी बहुत है आपके लिए। अब इसमें क्या क्या चीजें उनको ध्यान रखना है। पहला क्या दे रखा है दोस्तों इसमें कि भाई आपको क्या चीजें करनी है, ग्लूकोमा में बता रही है नर्स। तो पहला दे रखा है इसमें अवॉइडेंस ऑफ कोलिनर्जिक। अब देखो क्वेश्चन मैंने आपको है ना ये एक टॉपिक पढ़ा है, लेकिन कई सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे आगे, सारे ग्लूकोमा के क्वेश्चन आएंगे लगभग। भाई कोलिनर्जिक को अवॉइड करेंगे नहीं, भाई कोलिनर्जिक ड्रग तो हमने दी है ना, अभी आपके सामने दी है, पिलोकार्पिन। इसके बाद सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ लेंस। तो ये लेंस का कोई डिसऑर्डर नहीं है ये इंट्राओकुलर जो प्रेशर है उसका डिसऑर्डर है ये, ठीक है। किसका डिसऑर्डर है? इंट्राओकुलर प्रेशर का। लेस दे रखा है प्रिवेंशन ऑफ हाई बीपी। हाई बीपी के कारण नहीं हो रहा है ये, इसका कोई रीजन नहीं है ये, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ द थेरेपी फॉर लाइफ। लिख लो ग्लूकोमा के ग्लूकोमा का की ट्रीटमेंट थेरेपी पूरी लाइफ कंटिन्यू रहती है, पूरी लाइफ कंटिन्यू रहती है। अब ना कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, बस ये हो गया ना तो ऐसे मान लो बहुत चीजें पढ़ ली आपने। देखो एक इमेज और देख लो ना, इससे थोड़ा सा ओपन एंगल क्लोज एंगल और थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने दिखा रखा है कि ये यहाँ पर ये कॉर्निया बना रखा है, और ओपन एंगल के अंदर क्या होता है कि भाई बनने के बाद वो जा रहा है, यहाँ पर जा पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्लोज एंगल के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, जो एंगल है ना वो यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज हो गया, उसको बंद कर दिया है इसने। देखो यहाँ पे लेंस है, ये कॉर्निया है, तो बंद तो रहा है, बनने के बाद में ये जा नहीं पा रहा है क्योंकि ये एंगल से क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप खुद ही कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्लाइंट इज एडमिटेड विद द पैरेसिस ऑफ द सीलरी मसल्स ऑफ द लेफ्ट आई। अब देखो अब आपको मैं पूरी एनाटॉमी नहीं पढ़ाता ना, तो ये सीलरी मसल आपको समझ में नहीं आती, ठीक है। तो सीलरी जो बॉडी है वो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, सीलरी मसल्स की। तो सीलरी मसल्स जो लेफ्ट आई के है दोस्तों, उनके अंदर क्या हो जाना, पैरेसिस हो जाना। व्हाट फंक्शन शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू अफेक्टेड। तो अगर इसके अंदर वीकनेस आती है ना तो किस चीज में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो सीलरी मसल्स जो होती हैं वो क्या काम करवाती हैं, वो जब सीलरी जो मसल्स होती है ना वो क्या काम करवाती है कि जो प्यूपिल जो है ना उसको उसका डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो नियर का जब कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा या ब्राइट लाइट आएगी ना तो उस प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाती है, और दूर का ऑब्जेक्ट होगा तो उसको क्या करवाती है, डायलेट करवाती है। तो बस ये पूछ रहा है कि सीलरी मसल क्या काम करती है। तो सीलरी मसल क्या काम करती है दोस्तों, फोकस करती है लेंस का ऑन नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो नियर ऑब्जेक्ट के लिए जो लेंस है दोस्तों उसको क्या करती है, फोकस करती है, उस लेंस को क्या करती है, फोकस करवाने में क्या करती है, वो हेल्प करती है। जिससे जो लेंस है दोस्तों जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ उसको वापस से नॉर्मल पोजीशन के अंदर लेके आती है। जब नियर ऑब्जेक्ट कभी भी आता है तो इस कारण ये फोकस करवाने में क्या करती है, हेल्प करती है लेंस को। तो थोड़ा सा याद रख लेना। क्लोजिंग द आईलिड, आईलिड को क्लोज करने का इसका काम नहीं है ठीक है। आईलिड को क्लोज करने के लिए एक अलग से मसल होती है, याद करो तो कर लेना, नहीं हो तो रहने देना। आर्बिक्युलरिस ओक्यूली। आर्बिक्युलरिस ओक्यूली एक ऐसी मसल होती है दोस्तों जो कि आईलिड को क्लोज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और जो नर्व जो होती है वो कौन सी होती है आईलिड को क्लोज करने के लिए, वो आप मुझे बताओ, ठीक है। कौन सी नर्व होती है, थर्ड होती है या फोर्थ होती है, बताओ। इसके बाद दोस्तों कन्वर्जेंस ऑफ द बोथ आई, ठीक है। बोथ आई को क्या करवाना, कन्वर्जेंस करवाना। तो ये काम कौन करती है, मसल्स करती है। कौन सी, मीडियल रेक्टस मसल करेगी ये काम, मीडियल रेक्टस मसल करेगी। इसके अलावा एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट कलर, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये कैसे डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसका आपकी सीलरी मसल से कोई लेने देना नहीं है, सीलरी मसल से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो सीलरी मसल में दोनों प्रकार की मसल आती हैं। एक मसल्स ऐसी आती है जो डायलेटर होती है, एक होती है कॉन्स्ट्रिक्टर। डायलेटर डायलेट करवाने का काम करेंगे प्यूपिल को, कॉन्स्ट्रिक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने का क्या करती है, काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, फोकस द आइरिस में होती है वो मसल, फोकसिंग द लेंस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट। सिंपल समझना, ध्यान रखो सीलरी मसल्स
लेंस को जो नियर ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस कराने में क्या करती है, हेल्प करती है। बस ज्यादा डिटेल में मत जाओ इस क्वेश्चन में, फालतू में फंस जाओगे, बस इतना याद रख लो। लिखो सीलियरी मसल से लेंस को फोकस करने में हेल्प करती है, बस इतना सा लिख लो, करने में हेल्प करती है, ज्यादा टफ मत बनाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको मैंने पढ़ा दिया सारे, बस 2 मिनट और लगेंगे इस क्लास को। विच डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द थेरेपी शुड द नर्स एक्सप्लेन टू द क्लाइंट हु हैज प्राइमरी एंगल क्लोज ग्लूकोमा। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, तो कौन सा जो इफेक्ट है कि थेरेपी को दे देंगे हम, ट्रीटमेंट हमने दे दिया, उसके बाद कौन सा इफेक्ट, अब क्या डिसाइड करोगे, किसी भी पेशेंट को ग्लूकोमा हो गया तो क्या डिसाइड करोगे कि भाई इसका इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर है वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। ये इसलिए तो आप दे रहे हो, क्यों, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसके कारण ही सारी चीजें हो रही हैं। ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया, उसके कारण होगा, लॉस ऑफ विजन होगा, उसके कारण होगा। तो आप इंट्राओक्यूलर प्रेशर को क्या कर लो, कंट्रोल कर लो, बस यही राइट आंसर हो जाएगा। डायलेटिंग द प्यूपिल, ये कह रहा है कि भाई प्यूपिल को डायलेट करवाना है। अरे भाई प्यूपिल की डायलेट करने के कारण ही तो होता है, ठीक है, क्लोज एंगल, हमने पढ़ा था ना, क्लोज एंगल जो होता है वो किसके कारण होता है, प्यूपिल की डायलेट के कारण ही होता है। इसके बाद रेस्टिंग ऑफ द आई मसल, तो आई मसल से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आई मसल से रेस्टिंग करेंगे तो उसके कारण ये ग्लूकोमा सही हो जाएगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये बात सही है, किसके कारण सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है। अगर हमें इन दोनों में से एक चूज करना पड़े कि भाई आप सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करोगे या इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो हम ट्रीटमेंट किस लिए दे रहे हैं, ताकि इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर है वो क्या हो जाए दोस्तों, कंट्रोल हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 4th हो जाएगा। तो इस पे लिख लो लिखो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट का डिजायर्ड इफेक्ट ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट का डिजायर्ड इफेक्ट इंट्राओक्यूलर प्रेशर का कम होना, मतलब लिखना कंट्रोल में होना, मतलब नॉर्मल होना, कंट्रोल या नॉर्मल होना है, देखो एक चीज और बताना चाहता हूं कि आइरिस की जो मसल्स होती है ना, वो जिम्मेदार होती है किसके लिए, प्यूपिल के डायलेशन के लिए और कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, और सीलियरी जो मसल्स होती है ना वो जिम्मेदार होती है लेंस के फोकस के लिए। तो दोनों चीजें ध्यान रखना, क्योंकि सीलियरी जो मसल है वो किसके लिए, लेंस के फोकस के लिए जरूरी है, और जो आपकी आइरिस है जो कलर वाला पार्ट है यहाँ पर ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आइरिस के अंदर जो गैप बन रहा है वही तो प्यूपिल बना रहा है ना, तो यही तो इसका डायलेशन और इसका क्या करवाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। जब ये आइरिस दूर जाएगा तो डायलेशन होगा, पास आएगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, दूर जाएगा डायलेशन होगा, पास आएगा कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो आइरिस के बीच में तो बना हुआ है ना एक गैप, तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा ना। तो जो डायलेटर और कॉन्स्ट्रिक्टर जो होती है ना मसल्स, वो किस में पाई जाती है, आइरिस में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, आइरिस में पाई जाती है, ठीक है, ये देख लेना एक बार। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर खत्म है हमारी क्लास, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। Which clinical indicator is the nurse most likely to identify when exploring the history of a client with open angle glaucoma? एक क्लाइंट है उसको ओपन एंगल ग्लूकोमा है, तो इनमें से ऐसा कौन सा सिम्टम है जो दोस्तों जो उसको देखने को मिल सकता है, ठीक है, कौन सा सिम्टम्स उसको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात मैंने आपको पढ़ा है, टनल विजन, तो इंपेयरमेंट ऑफ द पेरिफेरल जो विजन है दोस्तों वो इसमें देखने को मिलता है। कॉन्स्टेंट ब्लरिंग, ठीक है, कॉन्स्टेंट ब्लड विजन देखने को मिलता है, ठीक है, ब्लड विजन देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि कॉन्स्टेंटली रूप से रहेगा। मेनली जो फोकस है वो टनल विजन पे रहेगा, और एक इसके ऊपर रहेगा आपका जो कलर्ड हेलोज है वो रहेगा। और आपने जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर पढ़ा था उसके अंदर जरूर देखने को मिल सकता है ब्लड विजन, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। एब्रप्ट अटैक्स ऑफ द एक्यूट पेन, देखो पेन तो होता ही नहीं, पेनलेस होता है, क्योंकि कौन सा है ये, ओपन। वैसे भी ब्लड विजन अगर देखने को भी मिलेगा ना तो ओपन में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, अगर आपने ट्रीट नहीं किया ना तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा में देखने को मिल सकता है ये। अगर आपने क्लोज एंगल ग्लूकोमा को ट्रीट नहीं किया तो उसके कारण आगे जाके फ्यूचर में ब्लड विजन देखने को मिलेगा, लेकिन ओपन एंगल ग्लूकोमा में देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, यहाँ पर पेन तो देखने को मिलता ही नहीं है। सडन और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, वो एकदम से होगा और पूरा विजन ही लॉस हो जाए, इतना भी नहीं होता। पहली बात, ओपन एंगल में तो वैसे भी ग्रेजुअल है, होगा भी नहीं,
तो दोस्तों ये किस में देखने को मिलता है? रेटाइनल डिटैचमेंट में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? रेटाइनल डिटैचमेंट में। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? आपका इंपेयरमेंट ऑफ द पेरिफेरल विजन। इंपेयरमेंट ऑफ द पेरिफेरल विजन इसमें देखने को आपको मिलता है। तो लिख लो इसको, फिर खत्म हो जाएगी ये आपकी क्लास। लिखो लिखो इसमें कि ओपन एंगल ग्लूकोमा में, ओपन एंगल, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा रहा हूं मैं ना, ग्लूकोमा साइन में नहीं लिखा रहा। ग्लूकोमा में लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, मिलता है। ब्रैकेट में लिख लो टनल विजन, टनल विजन। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला तो रिवाइज हो ही गया ये तो, कि क्या देखने को मिलता है? इंपेयरमेंट ऑफ द पेरिफेरल विजन देखने को मिलता है ओपन एंगल ग्लूकोमा में। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट का डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? कि हम इंट्राओकुलर प्रेशर को क्या कर लें? कंट्रोल कर लें। तीसरा जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या देखना है कि भाई सीलियरी मसल्स ऑफ लेफ्ट आई है वो क्या काम करेंगी? वो फोकस करेंगी लेंस का नियर ऑब्जेक्ट के लिए। ग्लूकोमा का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो एक नर्स क्या वो करेगी कि भाई उसकी जो थेरेपी है वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। देखो क्वेश्चन पढ़े थे ना, चीजें दिमाग में घुस जाती हैं, आप खुद पढ़ोगे ना भूल जाओगे, आपकी ध्यान रखना। कॉन्ट्रास्ट डाई के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है, तो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन को शो करता है ये। लेकिन अगर फीलिंग ऑफ वार्मथ है, पहले भी वार्मथ नहीं है, फीलिंग ऑफ वार्मथ है, फ्लैशिंग ऑफ द फेस है, तो वो क्या है? आपकी नॉर्मल एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, जो कि इसमें दोनों देखने को मिल गई है आपको। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर कोई भी पेशेंट है क्रेनियोटोमी का है, और अगर आपके पास आता है क्रेनियोटोमी का पेशेंट, तो उसका इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ मिलता है, जिसके कारण पेशेंट के अंदर ब्लड विजन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि अगर आप किसी पेशेंट का लंबर पंक्चर कर रहे हो और अगर जुगुलर वेन को आप कंप्रेस करते हो, तो उसके कारण स्पाइनल जो फ्लूइड फ्लो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। इसे क्विकर स्टेट साइन के नाम से हम इसे जानते हैं। और अगर कोई भी पेशेंट है दोस्तों, उस पेशेंट को अगर आप हाथ को लटका रहे हो तो लटकाने के कारण उसको ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी देखने को मिल सकती है। लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में से आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखना है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको स्किन पैलरनेस देखने को मिलेगी। तो ये एक छोटी सी क्लास थी आपकी, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, पूरी मेहनत की है कि आपको हर एक चीज समझ में आई। तो सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।